सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। तभी हम वहाँ पे एक झाड़ियों में एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, मेरी क्या बुरी किस्मत है, यहाँ पे अभी तक शिकार नहीं आया है, लेकिन ये एसिड वाली बारिश शुरू हो गई है। अगर यहाँ पे और कोई शिकार नहीं है तो लिलियन और मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे शिकार करके घर ले जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक चिड़िया जाता है तो उसे देखते हुए वो बंदा अपने मन में कहता है, तो फाइनली ये यहाँ पे आ ही गया, अब मुझे इसका शिकार करना है। ये तो सच में एक स्पैरो है। और ये कहते हुए वो बंदा उस स्पैरो की तरफ अपना एक पेन फेंकता है, लेकिन वो स्पैरो उससे बच जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा अपने मन में कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। वो बंदा एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से वो एक बार चूक जाता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है एंड फाइनली वो स्पैरो को पकड़ लेता है। वो स्पैरो को पकड़ते हुए कहता है, हाँ तुमने मुझे काफी ज्यादा इंतजार कराया, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें पकड़ने में तो काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और वो बंदा उस स्पैरो को ले जाते हुए कहता है, मुझे अभी विलेज जल्दी जाना है क्योंकि मुझे इस स्पैरो को बेचना है, जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खाना खा सकूंगा। तभी अचानक उस बंदे को कुछ महसूस होता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, धिक्कार है, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं बीमार हो गया हूँ? पहले मेरी ये बीमारी आधी रात को होती थी, लेकिन अब ये बीमारी पहले ही आ गई, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तभी अचानक वो बंदा नीचे गिर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, उस दिन उन भेड़ियों से बचने के बाद अक्सर मेरी ये सिचुएशन हो जाती है। मेरे विलेज के सभी लोगों ने कहा था कि ये नॉर्मल सिरदर्द है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है, ये बहुत ही अजीब सा कुछ है। ऐसा एहसास ये दर्द नहीं है, बल्कि ये कुछ अलग तरह का चीज है। और वो बंदा नीचे गिर रहा होता है कि तभी वो चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, रुको, ये तो मेरे पास से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस बार मुझे होश आ गया है। ये सब देख के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी उसके सामने एक रोशनी से चमकती है और वो देखता है कि वो अचानक किसी दूसरी जगह में आ गया है और उसके सामने बहुत सारे महल होते हैं। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है, क्या वो महल है? और वो बंदा उसके सामने एक बड़े से गेट को खोलता है। वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये जगह कौन सा है? अभी हम उसके सामने एक टेबल देखते हैं जिसपे कुछ रखा हुआ होता है। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है, आखिर वो क्या है, उस टेबल पर क्या रखा है? सो गाइज, ये जो बंदा हमें दिखाया जाता है यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम रेन चियासु है। अभी हम देखते हैं कि रैन के सिर में अचानक से फिर से ज्यादा होने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ में रैन ने शिकार किया होता है। हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि रैन के बॉडी को देख रहा होता है और साथ ही साथ उसी स्पैरो को देख रहा होता है। देख के उसके मन में लालच आ जाती है। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे उठ गया होता है। वो अपने मन में कहता है, इस बार तो मैं काफी जल्दी उठ गया। और वो उठते कहता है, नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी वो दूसरा बंदा उसके पीछे से हथियार निकल के बाहर आता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये शिकार ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रैन बहुत ही तेजी से अपने पेन को उसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं और रैन वहां से अपना शिकार लेते हुए चले जाता है। तो वो बंदा नीचे बैठे हुए अपने आप से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि हर बार मैं ही शिकार क्यों बनता हूँ। हम रैन को देखते हैं जो कि आगे चल रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन होता है जहाँ पे एक क्विस्ट होता है जिसमें रैन को बताया जाता है, तुमने अभी भी जिस चीज को पकड़ा है तुम उसे किसी को गिफ्ट कर दो। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी वो दूसरे बंदे को देखता है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और रैन अचानक से उस बंदे के सामने चला जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। रैन उससे कहता है, क्या तुम्हें स्पैरो चाहिए? तुम इसे रख सकते हो। तो ये सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और रैन से कहता है, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। रैन उसे उस पर पकड़ा देता है। तो देख के वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है। तभी रैन के सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है। तो ये देखते हुए रैन बहुत ही अजीब सा मुंह बना रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रखा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि उस टेबल में एक टाइपराइटर रखा हुआ होता है जिसके अंदर एक पेपर चले जाता है, जहाँ पे वो टाइपराइटर उस पेपर में लिखता है, बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल, तुम इसका यूज किसी दूसरे इंसान के स्किल को सीखने के लिए कर सकते हो। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल, क्या इससे हम दूसरे के स्किल को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हंटिंग, सर्वाइवल या फिर और कुछ? तभी वो दूसरा बंदा रैन से कहता है, आप तो एक महान इंसान है। उस बंदे को देखते हुए रैन उससे अपना स्पैरो ले लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहते हुए रैन वहाँ से चले जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, गॉड, आखिरकार ये लोग कौन है? ये दुनिया सच में डूबती जा रही है, ये तो बहुत ही नीचे होती जा रही है, अब मेरा क्या होगा? दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि काफी आगे आ चुका होता है, जिसके सामने एक बड़ा सा गेट होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, आखिर यहाँ पे आ ही गया। और ये कहते हुए वो उस विलेज पे एंटर कर जाता है। उस विलेज की हालत बाकी में काफी ज्यादा खराब होती है। रैन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ बंदे देखते हैं, जिनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है, देखो इसके पास ये तो शिकार करके लाया है। उन्हें ऐसा फुसफुसाते हुए देख रैन काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और अपने तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। तभी वो बंदे रैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी दूसरा बंदा उस बंदे को रोक लेता है और उससे कहता है, इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें इससे लड़ना नहीं चाहिए, उसे ब्रेन डिजीज है, तुम उसका पीछे छोड़ दो। दूसरी तरफ हम रैन
रैन को देखते हैं जो कि एक दुकान में आया हुआ होता है उस स्पैरो को लेके, और वो उस शॉपकीपर से कहता है तुम इस स्पैरो का कितना दाम दोगे। तो ये देखते हुए वो शॉपकीपर रैन से कहता है ये स्पैरो ये तो काफी ज्यादा कीमती है। और वो शॉपकीपर रैन से कहता है रैन इट्स ओके, मैं इसके लिए तुम्हें 3 सेटिस और 6 टाइल्स दूंगा, मतलब कि तुम्हें 700 रुपए के आसपास मिलेंगे। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या इतना कम, तुम मुझे इतना कम नहीं दे सकते, कम से कम तुम्हें मुझे 800 रुपए तो देना ही चाहिए, इसकी कीमत ये तो बहुत ही ज्यादा है और ये बाजार में भी काफी कम है। तो वो शॉपकीपर कहता है अरे सर्दी आ रही है पागल, तुम्हें पता नहीं है क्या, स्पैरो का दाम बहुत ही ज्यादा घटते जा रहा है। तो ये सुनते हुए रैन उस स्पैरो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखते हुए वो शॉपकीपर कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको जरा। रैन उससे कहता है मैं इसे लेके लाहौली जाऊंगा और इसकी कीमत के बारे में पूछूंगा। तभी वो शॉपकीपर रैन के सामने आ जाता है और उससे कहता है अरे तुम इतना खर्चा क्यों करोगे, तुम मुझे बताओ कि तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है मुझे कीमत के बारे में पूछने दो, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। तभी वो बंदा कहता है क्या आप इसका 900 रुपए दीजिए और इसे ले जाइए, जल्दी करिए, लियोन को देरी ना कराइए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या तुमने क्या कहा। तो ये सुनते हुए शॉपकीपर कहता है अरे लियोन को देरी मत कराइए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अरे नहीं, इससे पहले वाला वर्ड तुमने क्या कहा है। वो शॉपकीपर कहता है मैंने पूछा था कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं। तो रैन उससे कहता है मैं तो इसे 1200 में बेचना चाहता हूँ, अगर तुमने ये नहीं दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए वो बंदा यानी कि शॉपकीपर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शॉपकीपर 1198 रुपए रैन को देते हुए कहता है रैन बस इतना ही, ये काफी ज्यादा हो रहा है। तो रैन उससे कहता है अरे तुम्हारे पास 2 युआन और है, जल्दी तुम मुझे दे दो। तभी रैन एक जैकेट को देखता है और उससे कहता है तो बताओ ये जैकेट कितने का है। तो वो शॉपकीपर कहता है अरे ये तो काफी ज्यादा महंगा है, ये 420 रुपए का है, तुम इसे नहीं ले सकते। और फिर रैन वहाँ से अपने घर चले जाता है जहाँ पे वो अपने भाई को देखता है जो कि रैन को देखते हुए कहता है ब्रदर क्या आप आ गए। तो रैन उसे देखते हुए कहता है अरे ठीक है, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारा ये होमवर्क बताओ ये पूरा हुआ कि नहीं। तो ये सुनते हुए उसका भाई उससे कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन मुझे आपके साथ हंटिंग के लिए जाना चाहिए था, मुझे उसमें काफी ज्यादा मजा आता। और रैन के भाई का नाम यान लुयान होता है। वो रैन से कहता है मैं आपके साथ कब हंटिंग कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है हंटिंग करने से इंसान कभी भी मर सकता है, तो इसके लिए तुम्हें ये ठीक नहीं है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें स्कूल जाना होगा, पढ़ना होगा, यह हंटिंग ज्यादा बेहतर नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज, और अगर नॉलेज तुम में होगी तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो, तुम यहाँ से शहर की ओर जा सकते हो, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। और रैन अपने मन में कहता है ये अफसोस की बात है कि मैं इसे ट्यूशन नहीं लगा सकता क्योंकि ट्यूशन काफी ज्यादा महंगा होता है, और इससे मैं पता चलता है कि रैन का परिवार काफी ज्यादा गरीब होता है। फिर रैन कुछ खाना बना के अपने भाई को खाने के लिए देता है। तो उसका भाई यानी कि यान उससे कहता है नहीं ब्रदर मुझे भूख नहीं है, आप इसे खा जाइए, आपको चोट लगी है तो आपको इसे खाना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस सूप पीता हूँ, तुम इसे खा लो। तो यान उससे कहता है नहीं मैं नहीं खा रहा, तुम्हारी चोट काफी ज्यादा है और मैंने सुना था कि 2 दिन पहले किसी को चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। और ये कहते हुए यान रो रहा होता है। तो रैन उससे कहता है क्या तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मर्द रोते नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से रहना होगा तो इसलिए तुम्हें खाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए यान खाने लगता है और ये कहते हुए रैन एक जगह जाके सो जाता है और अपने मन में कहता है वैसे आज मैंने जो महल देखा उसका क्या हुआ, वो तो काफी सुंदर था। तभी रैन को कुछ आवाज आती है और वो आसपास देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वो उसी जगह में पहुंच गया है जहाँ पे वो पहले पहुंचा था। वो फिर से उसी गेट को खोलता है और फिर से अंदर जाता है और वो अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है क्या ये सब मेरी फैंटेसी है। तभी वो टाइपराइटर को देखता है और उसके पास ही वो उस पेपर को देखता है जहाँ पे क्विज लिखा हुआ था और ये वही क्विज था जो कि रैन ने आज कंप्लीट किया था। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये तो वही क्विज है जिसे मैंने आज कंप्लीट किया है। और फिर वो उस टाइपराइटर को देखता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हम रैन के घर को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है और वो उसके घर में घुस जाती है। तभी उसके सामने यान अपने खंजर को उसके गले में रख देता है। तो ये देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इस लड़की का नाम ली जियाओ होता है। तो उसे देखते हुए यान उससे कहता है ली जियाओ आप यहाँ पे। तो ली उससे कहती है यान क्या तुम अभी भी सोई नहीं हो, वैसे रैन के बारे में क्या, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि वो काफी ज्यादा घायल है। तो यान उससे कहता है उसके हाथ में बस जरा से चोट लगी है, अब वो सोया है। तो उसे देखते हुए ली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यान उससे कहता है ली तुम मेरे भाई से 8 साल बड़ी हो लेकिन फिर भी तुम इसके लिए इतना चिंतित क्यों हो। तो ली उसे चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें भाई मानती हूँ और उसे भी भाई मानती हूँ, वैसे तुम इसके बारे में भूल जाओ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर जब तुम्हारा भाई उठ जाएगा तो उसे बता देना कि मैं यहाँ पे आई थी। एंड ये कहते हुए ली वहाँ से चले जाती है। तभी रैन उठते हुए यान से कहता है यान ली को इतना ज्यादा धमकाओ मत, उसके लिए ये सब आसान नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अरे भाई वो अच्छी नहीं है, मैंने उसे देखा था, वो नशा कर रही थी, वो 1 नंबर की नशेड़ी है, वो तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि तुम हंटिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो रैन उससे कहता है तो फिर तुम मुझे बताओ कि अच्छा कौन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम भी अच्छे नहीं हो सकते, ये बस तुम्हारी लाइफ की मजबूरी है, तो बस उससे दूर रहना और उसे चिढ़ाना मत। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है ठीक है भाई समझ गया, वैसे तुम अभी सोई क्यों नहीं हो। तो रैन उससे कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे पास किसी तरह का स्किल हो सकता है। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो रैन उससे कहता है मुझे अभी भी पता नहीं है लेकिन मुझे इसे आजमाना है। और रैन अपने मन में कहता है विलेज में कहा जाता है कि कुछ लोग स्पेशल स्किल के साथ पैदा होते हैं। और ये कहते हुए रैन अपने पास्ट के बात याद कर रहा होता है
है जहाँ पे वो यान के साथ शिकार करने के लिए गया होता है, जहाँ पे यान उसे कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम जब हिट करोगे तो तुम्हारा निशाना एकदम सही लगेगा। रैन अपने मन में कहता है उसका हुनर उसका लक है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे यान और रैन दोनों ही आसमान से टूटते हुए तारे को देख रहे होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ पे यान पढ़ने के लिए जाता है जहाँ पे उसके टीचर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ से रैन अपने भाई यान को देख रहा होता है। टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं क्या तुम लोग जानते हो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ये सुनते हुए यान कहता है नहीं 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 हमें नहीं पता। टीचर उनसे कहते हैं तो चुप रहो और ध्यान से सुनो। क्लास खत्म हो जाती है। टीचर सभी लोगों से कहते हैं तो ठीक है बस इतना ही, अब तुम लोग घर जाओ। तो टीचर खिड़की में देखता है लेकिन यान वहाँ से नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वो टीचर आ जाते हैं और रैन से कहते हैं वैसे तुम दरवाजे पर खड़े हो सकते हो लेकिन तुम इस क्लास में एंटर नहीं कर सकते, तुम्हें दूर से सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए यान सर के सामने झुक जाता है। उस समय बाद वो टीचर सूप खाने लगता है कि तभी उस टीचर के सामने रैन सिगरेट लाते हुए उनसे कहता है मास्टर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ये लाया हूँ, आपकी वजह से मुझे अपने भाई को ट्यूशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं अभी वहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ और आपका पढ़ाया हुआ सुन सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए टीचर वो सिगरेट पीने लगते हैं और उससे कहते हैं इस परेशान दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पढ़ना चाहता है, आप इसे इतना पसंद क्यों करते हो। तो रैन कहता है क्योंकि ज्यादा सीखने में कोई बुरा नहीं है और इसकी वजह से आसानी से बहुत कुछ हो सकता है। रैन वो टीचर से कहता है कि आपने पहले कहा था कि तबाही होने से पहले इंसानों के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी थी तो वो सब क्यों चले गए। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है और आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या हुआ था और कैसे इनकी दुनिया बर्बाद हो गई है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात इसे शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रैन को दिखाया जाता है जो कि उस टीचर से कह रहे होते हैं टीचर आपने कहा था कि इस दुनिया में तबाही होने से पहले इंसानों के पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी लेकिन वो सब कहाँ चले गए। तो ये सुनते हुए टीचर उनसे कहते हैं ब्रोकन जनरेशन, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं। तो रैन उनसे कहता है हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ। तो टीचर उनसे कहते हैं ये सिर्फ इतना है कि हम लोग कुछ लोगों के हाथों में है। और यह कहते हुए वो टीचर उस दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन कहता है ये रुकावट, हमें इस रुकावट के आगे जाना होगा। अगर हमने इस दीवार को तोड़ दिया तो काफी सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जिनके बारे में हम लोग कभी जानते भी नहीं होंगे। हम लोग इस तरह की जगह में नहीं रह सकते हैं जहाँ पे हमें हर दिन मजदूरी करनी पड़ती है और हमारा दिन हमारी लाइफ ये दोनों ही बर्बाद जाता है। तो ये सुनते हुए वो टीचर रैन से कहते हैं लेकिन बाहर और भी ज्यादा खतरा है, तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। ये बस इतना ही था, तो इस मामले का तुम पीछा मत करना। तो अब चलो क्लास का समय हो गया है, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है तो मैं जाता हूँ। और यह कहते हुए टीचर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रैन के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कोई ज्ञान की प्यास है। ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आपने जो भी सीखा इसे आपको दूसरे लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं जो कि उस क्लास में पढ़ाने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे रैन आ जाता है। वो टीचर कहते हैं ये मत सोचो कि खतरा तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, अभी के लिए तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये सीखना कि खुद की सुरक्षा कैसे करें। और वो टीचर रैन से कहता है आप वहाँ है, आप हमें बताइए कि हंटिंग कैसे करते हैं और इसमें करने में कितना खतरा रहता है। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। रैन कहता है अगर तुम एक जंगली भेड़ियों के झुंड का सामना करते हो तो तुम्हें एक हाई ग्राउंड चुनने की जरूरत है और इन चीजों में काफी ज्यादा खतरा है जिसके लिए इंसानों को काफी ज्यादा खतरा उठाना पड़ता है। तभी रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है अजीब बात है, मैंने अभी जो भी बोला उसकी वजह से मेरी क्विस्ट पूरी क्यों नहीं हुई है, ये तो पूरा हो जाना चाहिए था। मैंने तो इन लोगों को काफी अच्छा ज्ञान दिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और तभी रैन उस टीचर से कहते हैं टीचर आपने शायद भेड़िया को तो देखा ही होगा, मैं भेड़िया के झुंड की बात नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं अकेला भेड़िया से मिलूं इसका रिजल्ट वही होगा जो मैं चाहता हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ। ये सुनते हुए वो टीचर काफी ज्यादा हैरान होता है और रैन से कहते हैं तुम फ्यूचर के लेसन के लिए इस क्लास में बैठ सकते हो, तुम बहुत ही अच्छे आंसर देते हो तो इसलिए मैं तुम्हें अपने क्लास में रखना चाहूंगा। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है क्विस्ट कंप्लीटेड अवॉर्डेड 1.0 स्ट्रेंथ, जहाँ पे रैन की स्ट्रेंथ 1.0 बढ़ जाती है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या मैं सच में स्ट्रेंथ गेन कर सकता हूँ, ये तो काफी बढ़िया है, इससे मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ पहले 2.5 थी लेकिन अगर इसमें 1.0 जोड़ दिया जाए तो मैं एक अडल्ट जैसा पावरफुल बन गया हूँ, ये तो काफी बढ़िया है। तभी उन लोगों की छुट्टी हो जाती है जहाँ पे यान रैन के पीछे आते हुए कहता है ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं। रैन उससे कहता है लेकिन बच्चों को पढ़ाना उतनी बुरी बात नहीं है, टीचर बनना तो काफी अच्छा है, लेकिन जब मैं टीचर बनूंगा तब मैं अपना पोजीशन तुम्हें सौंप दूंगा, आखिरकार जंगल ही वही है जहाँ से मैं हूँ, मुझे ये जंगल काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसकी बातें सुनते हुए यान अपने मन में कहता है
आप तो हमेशा से ऐसे ही है, आप मुझे हमेशा से अच्छी चीजें देते हैं और खुद बुरी चीजें ले लेते हैं। रैन हंसते हुए यान से कहता है टीचर बनना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। और फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं कि तभी वो दोनों काफी सारे मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो कि उस विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। रैन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये सभी लोग मर्कनेरीज है, और ये कहते हुए रैन आगे जा रहा होता है कि तभी वो एक लेडी को नोटिस करता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कहता है ये लड़की, इसे देख के तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा खास है। और फिर कुछ देर बाद रैन और इसका भाई यान दोनों ही घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे होते कि तभी उनके घर के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और दोनों ही नीचे झुक जाते हैं। रैन दरवाजे के पास जाते हुए उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर उन लोगों से बात कर रहा होता है, जहाँ पे एक बंदा उस शॉपकीपर से कहता है वैसे वांग फुगुई उसके सिर में गड़बड़ है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई यानी कि वो शॉपकीपर उस आदमी से कहता है यह कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वही जगह है जहाँ पे वो रहता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे उससे मिलने के लिए लाया हूँ। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये वांग फुगुई ने इन लोगों को मेरे बारे में बता दिया है, आखिर ये क्या करना चाहता है। तभी वांग फुगुई रैन से कहता है अरे रैन बाहर आ जाओ, देखो तुमसे कुछ मेहमान मिलने के लिए आए हैं। तभी यान रैन से कहता है भाई हमें क्या करना चाहिए। रैन से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ही अंदर ही रहो। और फिर रैन बाहर जाता है और चिल्लाते हुए वांग फुगुई से कहता है बधाई हो, पिता और बच्चे दोनों ही ठीक है, बच्चे का वजन 3.4 किलोग्राम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक बंदा वांग फुगुई से कहता है पिता और बच्चे दोनों ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसे कहना चाहिए था माँ और बच्चा ठीक है, लेकिन तो पिता और बच्चे कह रहा है, क्या ये पागल है, तुमने तो कहा था कि ये ठीक है, ये क्या बकवास है। और ये कहते हुए वो बंदा वांग को पकड़ते हुए से कहता है क्या तुम ये पहले से जानते थे, तो फिर तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे थे। तो वांग फुगुई सभी लोगों से कहता है अरे अरे मुझे समझाने दो, हालांकि ये रैन जियासु इसको दिमाग की बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पागल नहीं है। और वांग फुगुई रैन से कहता है रैन तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया है। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो लड़की रैन को बहुत ही बुरी तरीके से देखती है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है वन ऑफ द टारगेट स्किल्स रैंडमली कॉपीड हो चुका है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो अपने मन में कहता है क्या रैंडमली कॉपीड, ये क्या होता है। तभी उसके सामने वाला सिस्टम उससे कहता है रैंडमली कॉपीड टारगेट फायरआर्म स्किल्स, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। रैन कहता है क्या सीखना। तभी उसके सामने वो इसकी लोडिंग होने लगता है। ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ये सभी फायरआर्म स्किल है और मैं इन सभी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। और उसके सामने बहुत सारे गन्स दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है लर्निंग सक्सेस, तुम अब सब कुछ सीख चुके हो। ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये डुप्लीकेट स्किल, क्या मैं ये कुछ बेसिक सा नहीं सीख सकता, ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मैं दूसरी लोगों के स्किल को सीख सकता हूँ, ये तो मुझे इनविंसिबल बना देगा। और रैन उस सिस्टम से कहता है क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हैं कि उसकी स्किल क्या है। तो वो सिस्टम बताता है उसकी स्किल वो तो एकदम परफेक्ट है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है उस लड़की ने सच में गन प्रोफिशिएंसी में मास्टर कर लिया है, आखिर वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। अभी हम देखते हैं कि रैन फिर से प्रेजेंट में आ चुका होता है और वहाँ पे उसका भाई यान उसे बुला रहा होता है। अभी वहाँ पे ली आ जाती है तो उसे देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है हे तुम यहाँ पे क्यों हो। तो ये सुनते हुए यान भी ली से कहता है सिस्टर तुम यहाँ पे क्यों हो। तो ली उन दोनों से कहती है मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ और मैं आपका पड़ोसी बन गई हूँ, तो आप कुछ नहीं है। तो ये सुनते हुए यान रैन से कहता है भाई क्या आप अभी भी कुंवारे हैं, भाई आपके लिए तो ये ली आपके पास ही आ गई, क्या आप कुछ नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है यान तुम चुप रहो, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो तो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और रैन उसे बाय कहते हुए वहाँ से घर चले जाता है। जहाँ पे जाते हुए यान कुर्सी के नीचे दो आलू को देखता है और रैन से कहता है अरे भाई कुर्सी के नीचे दो आलू छिपे हुए हैं और उसी के साथ 3 गोलियां, क्या आपके हाथ में चोट लगी थी, क्या आपके हाथ में चोट लगी थी। तो ये सुनते हुए रैन कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही बकवास है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा अजीब है। यान क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं भेड़ियों से घायल हो गया था तब मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, तो किसी ने मुझे जिंदा रखने के लिए ये गोलियां खिला दी थी और ये गोलियां जिस जगह पर रखी गई थी वो बिल्कुल आज की तारीख की थी, मुझे शख्स को ढूंढना ही पड़ेगा। तो यान उसे कहता है शायद ये ली ने किया होगा। सीन नीचे होता है, हम ली को देखते हैं जिसको एक आदमी सिगरेट देते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए सिगरेट ले आया हूँ। तो ली कहती है नहीं 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 मैं ये सब नहीं करती, मैं ये सब नहीं पीना चाहती और वो जोर से चिल्ला रही होती है। तो ये सब रैन और यान भी सुन लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी ली के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। ली जोर से चिल्लाते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे बहुत ही तेजी से यान आ जाता है, तभी वहाँ पे बहुत ही तेजी से रैन आ जाता है। तभी उसके सामने एक क्विस्ट ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हें किसी की मदद करनी है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है अगर ये क्विस्ट ना भी हो तो मुझे भी उसकी मदद करना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए रैन उसके सामने चला जाता है। तो ये देखते हुए वो आदमी मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या मारेगा, क्या ये मुझे चाकू से डराना चाहता है। ये कहते हुए वो आदमी अपना बड़ा सा तलवार निकालता है। तभी रैन बहुत ही तेजी से जाके अपने चाकू से उसकी तलवार को तोड़ देता है। ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने ये सब कैसे किया। तभी रैन बहुत ही तेजी के साथ उसे घुमाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। वो बंदा रैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है
है आखिर ये बंदा कितने साल का है और ये कितना ताकतवर है, ये इतना ताकतवर कैसे है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही तो बता देना, एंड अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसे रैन ने काफी बुरी तरीके से हरा दिया होता है। तो ये देखते हुए वो बंदा अपने मन में कहता है आखिर ये बंदा कितने साल का है और ये इतना ताकतवर कैसे है, इसने मुझे तो काफी इजीली हरा दिया है। रैन ली से कहती है आखिर ये आदमी कौन है और ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था। तो ये सुनते हुए ली से कहती है ये कोयले के खदान में काम करने वाला इंसान है जो कि एक मजदूर है और ये वही आदमी है जिसने कल रात एक इंसान को चाकू मार के उसे मार दिया था। ये आदमी काफी ज्यादा बुरा है। तो ये सुनते हुए रैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टूटे हुए खंजर को अपने हाथ में लेते हुए उसका हाथ पकड़ता है। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है अपने दुश्मन को छोड़ दो। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। रैन उससे कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट ही है, अगर तुम टाइम लेते हुए क्लिनिक तक पहुंच जाते हो तो तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारा ये आखिरी मौका हो सकता है, तो जल्दी जाओ और भागो यहाँ से। तो ये सुनते हुए वो आदमी बहुत ही तेजी से क्लिनिक की तरफ जाने लगता है। रैन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसी के साथ तुम्हें अवार्ड बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल मिला है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है पहली बार ये क्वेस्ट लिन को बचाने से जुड़ी हुई है जिसे मैंने ही पूरा किया है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता कि ये सिस्टम डिसीजन कैसे लेता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यान रैन से कहता है भाई आप उस आदमी को ऐसे जाने क्यों दे रहे हैं, अगर वो क्लिनिक में जाने के बाद ठीक हो जाए और तुमसे फिर से बदला लेने के लिए आएंगे तो आप क्या करेंगे, वह बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है हमारे इस विलेज का क्लिनिक काफी ज्यादा घटिया है तो इंसान वहाँ पे कैसे जाके बच सकता है। तो रैन की बातें सुनते हुए यान को राहत मिलती है। तभी रैन से कहती है क्या तुम स्मोकिंग करना छोड़ नहीं सकते। तो ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। रैन उससे कहता है ये चीजें नशे के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप इसे छोड़ सकते हैं। वैसे हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, फिर भी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें एक छोटा भाई मानती हूँ। तो ये सुनते हुए रैन का वो काफी ज्यादा अजीब होता है और उससे हंसते हुए कहता है ये तो काफी अजीब बात है। और रैन अपने भाई यान को पकड़ते हुए उससे कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे बारे में हमेशा बकवास करते रहते हो। तो ये देखते हुए ली हंसने लगती है। रैन अचानक से उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे वो टाइपराइटर रखा हुआ होता है और उस टाइपराइटर में लिखा हुआ होता है साइड क्वेस्ट एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है साइड क्वेस्ट, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। और रैन उस पेपर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है क्योंकि मैंने अपने हथियार को खो दिया है, अब मैं किससे लड़ूंगा, क्या मुझे इस क्वेस्ट में कोई वेपन मिलेगा या फिर नहीं। अगर मुझे कोई वेपन मिल जाता तो काफी अच्छा रहेगा, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये साइड क्वेस्ट काफी ज्यादा अजीब लगता है। इस क्वेस्ट में रैन को बताया जाता है तुम्हें 100 सेंसियर के एटीट्यूड को कलेक्ट करना है जिससे तुम न्यू वेपन को अनलॉक कर सकते हो। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या मुझे ग्रेटिट्यूड को कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, क्या ये ली की ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी रैन के मन में एक बुरा ख्याल आता है जिसमें वो अपने मन में कहता है बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं शहर के सभी लोगों को उनसे मेरे लिए थैंक यू बुलवा सकता हूँ, ये तो काफी बढ़िया हो सकता है। और रैन फिर से अपने उसी जगह में आ जाता है और अपने भाई यानी कि यान से कहता है ब्रदर यान जल्दी से मुझे थैंक यू कहो, जल्दी जल्दी। तो ये सुनते हुए यान काफी ज्यादा डर जाता है, उससे कहता है ब्रदर तुम मुझे डरा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रैन चिल्लाते हुए कहता है अरे किस बात का डर, तुम जल्दी बोलो मुझे थैंक यू बोलो। तो यान बड़े डर के मारे से कहता है इस समय मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तो ये सुनते हुए ही रैन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है ग्रेटिट्यूड रिसीव फ्रॉम यान लियोन +1, मतलब कि उसे एक ग्रेटिट्यूड रिसीव हो गया है और बाकी उसे 99 ग्रेटिट्यूड रिसीव करने हैं, जिसकी वजह से वो एक वेपन अनलॉक कर पाएगा। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। और वो यान से कहता है यान जल्दी से मुझे फिर से थैंक यू बोलो। यान उसे फिर से थैंक यू बोलता है, लेकिन ये बहुत ही उबाऊ तरीके से बोलता है। ये सुनते हुए रैन अपने नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है अरे इस बार मेरा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, इस बार मुझे ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं मिला, आखिर ये क्या हो रहा है। और वो फिर से अपने भाई से चिल्लाते हुए कहता है यान तुम ईमानदारी नहीं कर रहे हो, जल्दी से ईमानदारी दिखाओ और मुझे थैंक यू बोलो, फिर से कहो। यान फिर से थैंक्स कहता है, लेकिन रैन का नोटिफिकेशन फिर से नहीं आता और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो रात भर ऐसे ही यान से थैंक यू बुलवाता है और वो दोनों रात भर सोते नहीं है। और फिर 2000 ईयर्स लेटर सुबह हो जाती है जहाँ पे यान रैन से कहता है ब्रदर ये आपका कौन सा स्किल है, ये तो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। यान अपने मन में कहता है पूरी आधी रात बिताने के बाद मुझे सिर्फ एक ही ईमानदारी वाली थैंक यू मिली है, लगता है मुझे ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा। और यान फिर से अपनी उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे वो टाइपराइटर रखा होता है। वहाँ पे जाते हुए अपने आप से कहता है चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बदला जा सकता है। तभी वो 2 कॉइन को देखता है जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने हाथ में लेते हुए कहता है क्या ये कोई कॉइन है। अभी हम देखते
देखते कि उस कॉइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और ये वही ग्रेटिट्यूड है जो कि कॉइन में बदल गया होता है। रैन को उस रात 2 ग्रेटिट्यूड मिली थी जिसकी वजह से उसे 2 कॉइन मिला है। तभी उसके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे उसे रिवॉर्ड कलेक्ट करने होते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये चीज क्या है, मुझे इस चीज का क्या करना है। और ये कहते हुए रैन उसके पास जाता है और वो उस कॉइन को उसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से एक मेडिसिन का डिब्बा मिलता है जो देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये एक मेडिसिन है, आखिर मैं इसे क्या करूंगा, क्या ये चीज मुझे ठीक कर सकता है। तभी वो अचानक से फिर से रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके हाथ में वही मेडिसिन आ जाता है। तो ये देखते हुए यान भी काफी ज्यादा शौक होता है और वो रेहन से कहता है ब्रदर आपके हाथ में ये क्या है, क्या आप जादू कर रहे हैं। रेहन उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये मेडिसिन, इसके ऊपर मेडिसिन वर्ड लिखा है, क्या ये सच में एक मेडिसिन है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये कहते हुए रेहन उस मेडिसिन को निकाल के अपने घाव पे लगाने लगता है और वो मेडिसिन को घाव में लगाते हुए अपने मन में कहता है लानत है, मैं तो बिल्कुल लापरवाह हूँ, क्या ये अगर जहर हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मर गया तो। तभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इस घाव को देखते हुए कहता है क्या बात है, मुझे तो इससे कुछ भी नहीं हुआ है, लगता है ये बाद में ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब मुझे इस बारे में सोचना है कि मैं ये ग्रेटिट्यूड कैसे पा सकता हूँ, वो भी जल्दी से, मुझे ये सब जल्दी करना होगा। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ पे टीचर उन दोनों को देखते हुए कहते हैं क्या ये तुम दोनों हो। और ये देखते हुए वो टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रैन और यान दोनों ही रात भर जागे हुए होते हैं और उन दोनों की आंखें सूजी हुई होती है। रैन हंसते हुए कहता है अरे अरे ये बस कुछ नहीं है, हम बस ठीक से सोई नहीं है इसलिए ऐसा हो गया है। वो टीचर रैन से कहते हैं क्या तुमने सोचा कि आज तुम बच्चों को क्या पढ़ाओगे, तुम्हारा ये पहला दिन होगा तो तुम्हें ठीक से काम करना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए रैन कहते हैं अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। और फिर वो क्लासरूम में चले जाता है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाने लगता है और वो बच्चों को काफी बकवास से लेक्चर देता है जो कि देख के बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। रैन बहुत ही बुरी तरह बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी रैन एक बच्चों को खड़ा करता है। तो ये देखते हुए वो बच्चा रैन को थैंक यू कहता है, लेकिन रैन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है मेरा सिस्टम नोटिफिकेशन आखिर ओपन क्यों नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ होता क्योंकि वो बच्चा थैंक यू अपने दिल से नहीं बोल रहा होता है। ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है अरे अरे ये क्या हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चे रैन की बातें सुनते हुए उबासी लेने लगते हैं और काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा तो रैन को काफी बुरी बुरी गाली दे रहा होता है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। और रैन के पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो ये देखते हुए उन क्लास के बच्चे कहते हैं टीचर अब तो हमें छोड़ दीजिए, अब आप हमें कितना पढ़ाएंगे। तो अब जाकर उन बच्चों की छुट्टी हो जाती है। रैन अपने भाई यान के साथ घर जा रहा होता है जहाँ पे यान क्या तुम हमें इतनी देर तक पढ़ाना बंद नहीं कर सकते हो, हम इतना नहीं पढ़ सकते। तो रैन उससे कहता है नहीं नहीं तुम्हें तो पूरी जिंदगी भर पढ़ना होगा। और ये कहते हुए दोनों ही लड़ने लगते हैं। तभी यान कुछ लोगों को देखता है और अपने भाई से कहता है ब्रदर वो देखो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आगे जा रहे होते हैं जहाँ पे वो एक आदमी को देखता है और अपने मन में कहता है लियो है और वो क्या उन लोगों को गाइड करने के लिए जा रहा है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पे वो आ जाता है और रैन से कहता है आप इस तरह के काम को एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन आपने ये नहीं किया था, मैं इसी काम के लिए आपके पास आया था लेकिन आपने तो इसे ठुकरा दिया, ये तो आपकी गलती है। ये सुनते हुए रैन से कहता है आप कैसे जानते कि ये काम काफी अच्छा है, तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। वो कहता है तुम नहीं समझोगे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि फ्रीली इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जा सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ऊंची दीवार न केवल बाहरी लोग को बल्कि अंदर के लोगों को भी ब्लॉक करता है। इस दीवार ने न केवल बाहर के लोगों को निकलने से रोका बल्कि अंदर से बाहर आने वाले लोगों को भी रोक दिया। इस दीवार का कुछ करना ही पड़ेगा। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में बांग फुगुई को दिखाया जाता है जो कि रैन से कह रहा होता है मैंने ये कहते हुए सुना है कि बैंड में वो लोग अपने ग्रुप में लाने के लिए किसी कैपेबल गाइड को ढूंढ रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पे कोई उनको रास्ता दिखा सके, लेकिन आप इसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, आप तो काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे नहीं पता कि ये मौका दोबारा कब मिलेगा। तो ये सुनते हुए यान भी रैन से कहता है ब्रदर आप बैंड के लोगों से दोबारा बात क्यों नहीं करते, आप उस ओल्ड ड्यू से तो काफी अच्छे हैं। रैन आगे बढ़ते हुए कहता है बकवास बंद करो और अब चलो यहाँ से। और ये कहते हुए रैन और यान दोनों ही घर जाने लगते हैं। तभी वो दोनों ली को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर रही होती है जो कि उस आदमी को कुछ बेचते हुए उससे कहती है मेरी कमाई की चूड़ी काफी ज्यादा कीमती है, क्या आप मुझे कुछ और ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो ये सुनते हुए वो आदमी से कहता है सच में क्या आप इसे बेचना चाहते हैं, आपको ये क्यों करना होगा। तभी यहाँ पे रैन आ जाता है और ली को पैसे देते हुए कहता है तुम्हें अपना सामान बेचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ये सब ले सकती हो। ये देखती हुई ली काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो ये सुनते हुए
रैन उसे कहता है मैं मेडिसिन खरीदने का प्लान बना रहा हूँ ताकि आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे वो मेडिसिन नहीं देती जो मेडिसिन आपने मुझे पहले दिया था तो मैं कब का मर चुका होता, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। जब तक मेरे पास खाने के लिए मांस है तो मैं ये श्योर करता हूँ कि आपके पीने के लिए सूप भी होगा। तो ये सुनते हुए यान रैन से कहता है ब्रदर आपने तो कुछ गलत कर दिया, क्या हम सभी को मांस नहीं खाना चाहिए? आप तो ये भेदभाव कर रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसके अलावा कोई मांस भी नहीं है ताकि हम लोग मांस खा सके। तो ये सुनते हुए रैन कहता है तो ठीक है, मुझे इसे दूसरे तरीके से रखने दो। और रैन ली से कहता है जब तक मेरे पास पीने के लिए सूप है तो आपके पास धोने के लिए कटोरे होंगे। मतलब रैन कुछ भी बोल रहा होता है। तो ये सुनते हुए ली उससे कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे कटोरे धो दूंगी। तभी वो लोग एक औरत को देखते जो कि डॉक्टर से भीख मांग रही होती है और वो डॉक्टर से कहती है प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, अगर वो मर जाता है तो हमारा परिवार भी नहीं बचेगा, हम सब कैसे जिएंगे। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो डॉक्टर उस लेडी से कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बिना किसी पैसे के कोई काम नहीं करता। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और रैन और साथ ही साथ यान दोनों ही घर आ जाते हैं। यान अपने भाई रैन से कहता है ब्रदर अगर तुम एक डॉक्टर बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड मिल सकता है और ये काफी ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके पास कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है, नहीं तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी रैन अपने मन में सोचने लगता है हालांकि मैं मेडिसिन स्किल कॉपी कर सकता हूँ, ये मैं सीख सकता हूँ और अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और उसी के साथ मैं लोगों का इलाज भी कर सकता हूँ। और अगली सुबह जाके रैन उस डॉक्टर के क्लिनिक के सामने बैठ जाता है और अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्लिनिक कब खुलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। तभी 2 बज जाते हैं और दरवाजा खुलता है जहाँ से वो डॉक्टर बाहर निकलता है। तभी वो डॉक्टर रैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है हे तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो? रैन उससे कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो उसे जारी रखो, मैं बस यहाँ पे बैठने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते हुए वो डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो डॉक्टर अंदर चले जाता है। तभी रैन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जो देख के रैन काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे बताया जाता है कि टारगेट स्किल रैंडमली कॉपीड हो चुकी है, रिसेप्शन स्किल कॉपीड हो चुकी है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? और रैन आगे हाथ बढ़ा ही रहा होता कि तभी वो अपने मन में कहता है मैं तो यहाँ पे मेडिकल स्किल सीखने के लिए आया था, लेकिन ये रिसेप्शन स्किल आखिर ये क्या है? ये तो काफी ज्यादा अजीब है, क्या इस बंदे ने मेडिकल स्किल नहीं सीखी है? ये बंदा तो धोखेबाज है। और ये कहते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो डॉक्टर उसे देख के काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है इसे देख के मुझे अभी याद आ रहा है कि ये वही पागल लड़का है जो कि इस विलेज में फेमस है, आखिर ये करना क्या चाहता है? मैंने आखिर इसके साथ क्या किया है जो यहाँ पे आ गया है? रैन उस डॉक्टर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने आप से कहता है क्या उसके पास कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये डॉक्टर तो धोखेबाज है। और ये कहते हुए रैन अंदर चला जाता है और डॉक्टर को बहुत ही जोर से पंच मारते हुए उसे कहता है तुम इतने सालों से बस ऐसे ही घोटाला करते आ रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तो ये सुनते हुए वो डॉक्टर कहता है क्या मैं घोटाला कर रहा हूँ? तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझ पर ये आरोप क्यों लगा रहे हो? तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं बिना किसी मेडिसिन स्किल सीखे डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। तभी वो अपने घाव में देखता है और उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया होता है। तो ये देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मेरा घाव तो लगभग ठीक हो गया है। और उसको एक आइडिया आता है, वो अपने मन में कहता है हाँ मैं अपना एक क्लिनिक खोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो मेडिसिन है जिसकी वजह से मैं किसी के अभी घाव को ठीक कर सकता हूँ। ये कहते हुए रैन सीधे अपने घर चला जाता है जहाँ पे वो ली को देखता है जो कि उसके कपड़े सिल रही होती है, जो देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे कहता है हे ली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे क्यों हो? तो ये देखते हुए ली उससे कहती है अंधा है क्या? मैंने देखा कि तुम्हारे कपड़े फट चुके थे इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े सिलने का फैसला किया है। तभी रैन यान के हाथ में देखता है कि वो खाना खा रहा होता है और उससे कहता है यान तुम्हारे हाथ में क्या है? तो यान रैन से कहता है सिस्टर ली ने मुझे ये बना के दिया है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ली रैन को खाना देते हुए से कहती है ठीक है तुम काफी जल्दी से बड़े हो रहे हो। ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि हम बड़े हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, लेकिन सिस्टर ली ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर रैन और यान दोनों ही खाना खाने लगते हैं और रैन देखता है कि ली ने काफी अच्छे से उसका कपड़ा सिला हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है। ली से कहता है सिस्टर ली आपका स्वेइंग स्किल यानी कि सिलने वाला स्किल ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है। जब मेरा क्लिनिक का बिजनेस खुल जाता है तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? ये हम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सुनते हुए ली से कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। रैन से कहता है तो ठीक है आपको पता चल जाएगा जब समय आ जाएगा। और फिर रैन और यान दोनों ही सोने लगते हैं जहाँ पे रैन फिर से उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे वो टाइपराइटर रखा हुआ होता है। उस गेट को खोलते हुए कहता है मुझे देखने दो कि पिछले कुछ दिनों में मेरे कितने सिक्के हो गए हैं। और वो देखता है कि उसके सिर्फ कुछ ही सिक्के हुए हैं। तो ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और रैन उस सिक्कों से फिर से वही मेडिसिन का डिब्बा ले लेता है। अगले दिन रैन जड़ी बूटियां कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और वो बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है आज के दिन ये तो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आज से क्लिनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे सबसे पहले जड़ी बूटी को खोजना होगा, इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। और ये कहते हुए रैन आगे बढ़ने लगता है और फिर रैन एक जगह चला जाता है जहाँ पे वो जड़ी बूटी को इकट्ठा करने लगता है। तो उसे एक आदमी देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है रैन आप इन सभी घासों को लेके क्या करने जा रहे हैं? आप इन सभी से क्या करेंगे? रैन उसकी बात सुनते हुए अपने मन में कहता है चूंकि मेरे पास ये मेडिसिन है तो मुझे ये किसी से नहीं बताना चाहिए, मुझे ये सीक्रेटली छिपाना होगा।
और वो उस बंदे से कहता है ये कोई घास फूस नहीं है, ये तो एक जड़ी बूटी है जो कि इंसानों का इलाज करने के लिए है। तो ये सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है क्या एक जड़ी बूटी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। रहने से कहता है ये तो बस इंसानों को ठीक करने के काम आता है। ये देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है तुम भाड़ में जाओ, तुम कैसे बकवास से बातें कर रहे हो। कुछ समय बाद यान अपने घर चला जाता है और उस जड़ी बूटी को बनाने लगता है। तो ये देखते हुए वहाँ के सभी आदमी रैन के घर के बाहर खड़े होते हैं और वो उसे देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है क्या किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो बाहर जाते हुए एक आदमी से कहता है तुम मेरे पास आओ। और रैन उस आदमी से कहता है जल्दी करो और मुझसे पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी करो। तो वो आदमी डरते हुए रैन से कहता है हे तुम क्या कर रहे हो। तो रैन हंसते हुए कहता है अरे मैं जड़ी बूटियां बना रहा हूँ। मेरी ये जड़ी बूटियां केवल इंसानों के सूजन और दर्द को कम करती है, जो कि काफी अच्छा है। ये घाव को भी जल्दी से ठीक करता है। मैंने ये मेडिसिन सबसे छुपा कर रखी है, लेकिन ये मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी है। उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी आपस में बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखते हुए रैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है क्या किसी को भी परवाह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किसी को ये अच्छा नहीं लगता। तभी रैन उसी आदमी को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती करके इसके घाव में वो मेडिसिन लगा देता है, जो देख के वो बंदा चिल्ला रहा होता है और वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके से चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में रैन को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके सामने वांग फुचेन आ जाता है। तो ये देखते हुए रैन उससे कहता है ओल्ड वैंग आप मेरे सामने क्यों आ गए हो, मैं किसी इस पैर को पकड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दीजिए। तो वांग फुचेन उससे कहता है क्या तुमने कल आयरन हेड्स के घाव को ठीक किया था। ये सुनते हुए रैन उससे कहता है तो क्या उसे आयरन हेड के पुकारते हो तुम लोग। वांग फुचेन रैन से कहता है क्या आपके पास वो मेडिसिन है क्या, और क्या आप हमें वो मेडिसिन दे सकते हैं, मैं इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास बिचौलियों के लिए कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनते हुए वांग फुचेन उससे कहता है अरे ठीक है, आप मुझे इसका थोड़ा सा हिस्सा भेज सकते हैं। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है आप तो घायल भी नहीं है, तो आप इसे क्यों चाहते हैं। तो वांग फुचेन रैन से कहता है कल घर लौटने के बाद आयरन हेड को बहुत ही ज्यादा शक हुआ और ये जानना चाहता था कि उसका घाव ठीक कैसे हो गया और तुमने उसके घाव में क्या लगाया था, उसे ये काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है क्या ये काली मेडिसिन अंदरूनी चोट को भी ठीक कर सकती है। तो ये सुनते हुए वांग फुचेन से कहता है हाँ ये सब कुछ ठीक कर सकती है, ये तो काफी बढ़िया है, तुम्हारी ये मेडिसिन ये तो काफी असरदार है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है मैं नहीं बताऊंगा। वो ऐसे तुम मुझे बताओ कि तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वांग फुचेन से कहता है अरे तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, वैसे तुम मुझे बताओ कि इसका दाम क्या है। रैन से कहता है मैं इसके 600 रुपए लूंगा। वांग फुचेन से उसके पैसे दे देता है और उससे थैंक यू कहता है। तो इसकी वजह से रैन को एक ग्रेटिट्यूड रिसीव हो जाता है। वांग हंसते हुए उस मेडिसिन को किसी सूट वाले आदमी के पास ले जाता है और उसे कहते हैं मैंने इस मेडिसिन को खरीद लिया, ये काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो की अपने घर के ऊपर एक बैनर लगाता है जिसमें लिखा हुआ होता है घाव को ठीक करने वाला डॉक्टर। उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो फाइनली मैंने अपना बिजनेस ओपन कर लिया है, अब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। तभी हम तीन लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हुए होते हैं। वो लोग आपस में कहते हैं मैं तो बिल्कुल हिल नहीं सकता, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं चल सकता। और ये कहते हुए वो तीनों क्लिनिक की तरफ जा रहे होते हैं। ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसको एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे एक मिशन दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे 3 पेशेंट को ठीक करना है, यानी कि ट्रीट करना है। ये देखते हुए वो अपने मन में कहता है तो मुझे अपना बिजनेस इतना जल्दी मिल गया। तभी वो देखता है कि वो सारे बंदे जो कि जख्मी हुए होते हैं वो दूसरी क्लिनिक की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इन तीनों के पास चले जाता है और उन तीनों को घसीटते घसीटते अपने क्लिनिक ले आता है। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुम क्या कर रहे हो, ये हम क्लिनिक जा रहे थे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है अरे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम लोगों का इलाज करूंगा, मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ और तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। और ये कहते हुए रैन सिस्टर ली को बुलाता है और उसे कहता है सिस्टर ली आ जाओ और इनका इलाज करो। तो सिस्टर ली उन लोगों को देखते हुए उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग एक लड़ाई में थे। तो ये देखते हुए उनमें से एक आदमी कहता है नहीं, फैक्ट्री में एक बॉयलर जो कि फट गया था जिसकी वजह से हम लोग घायल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों में से कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है इन दिनों अगर आपको कोई चोट लगी तो आपको कोई इलाज भी नहीं करेगा, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, वे आपके मरने का इंतजार करेंगे, फिर आपका सारा सामान ले लेंगे। और फिर रैन सिस्टर ली से कहता है चलो सिस्टर हम इनका इलाज करते हैं और फिर आप इनका घाव को सिल देना। तो ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है क्या मुझे इसका सिलाई करना है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है हाँ ठीक वैसे ही जैसे कि आप कपड़े सिलते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ली ये काम करने के लिए मान जाती है और फिर रैन उन लोगों का इलाज करता है। दूसरी तरफ ली उनके घाव को सिल रही होती है और ये देखते हुए बाकी 2 बंदे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। जिसके घाव को ली सिल रही होती है वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहा होता है और ली से कहता है अरे तुम इतने जोर से क्यों कर रहे हो, आराम से करो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये देखते हुए रैन उससे कहता है अरे माफ करो, ये हमारे नर्स का पहला दिन है, काम करते करते वो सीख जाएगी, तो उससे ज्यादा मत डांटो। और रैन अपनी मेडिसिन को उनके घाव पर लगा रहा होता है और
उन लोगों का ऐसा चिल्लाते हुए उनमें से एक पेशेंट भागने लगता है। तो ये देखते हुए रैन कहता है, अरे इतना जल्दी जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, हमने तभी शुरू किया है। ये देखते हुए दूसरा पेशेंट भी भागने लगता है। तभी रैन उसको रोक लेता है और ली से कहता है, एक पेशेंट भाग निकला है तो मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसके घाव को सील दो। और ये कहते हुए रैन दूसरे आदमी को पकड़ने के लिए चले जाता है। वो आदमी दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा थक जाता है और काफी ज्यादा दूर चले जाता है। तभी उसके पीछे रैन आ जाता है। तो ये देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। रैन उससे कहता है, तो चलो फिर से वहाँ पे चलते हैं। और फिर रैन उसे अपने कंधे पे लेके वो वापस उसके क्लिनिक ले आता है, उसके घाव को सील देता है और उनकी सारी ट्रीटमेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है मिशन कंप्लीट और उसे रिवार्ड के तौर में 1.0 स्ट्रेंथ और साथ ही साथ 1.0 एजिलिटी मिलती है। रैन का ट्रीटमेंट देखते हुए वो सभी लोग बाकी में काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे ट्रीटमेंट ये तो काफी में असरदार है। तभी रैन के सामने एक दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है मिशन 10 पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, इस मिशन को कम्प्लीट करने में तो काफी ज्यादा समय लगेगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है जहाँ पे खबर फैल रही होती है कि एक भेड़िया का झुंड विलेज पर हमला कर चुका है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। तो ये देखते हुए यान रैन से कहता है, भाई क्या यहाँ पे वो भेड़िया आ जाएंगे? तो ये सुनते हुए रैन से कहता है, नहीं नहीं ये यहाँ नहीं आने वाले। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग जोखिम लेंगे? क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं उन लोगों को मार डालूंगा। और वैसे भी उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित फैक्ट्री की बॉयलर विस्फोट करती है, तो इसलिए वो भेड़िए फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। यान उससे कहता है, भाई पिछली बार आप भेड़िए के झुंड से कैसे बचे थे? आपने ये बात पहले कभी नहीं बताई। रैनी ये बात कहने जा रहा होता है कि तभी उन लोगों को आवाज आती है, जल्दी करो, इकट्ठा करो और फॉलो करो। ये सुनते हुए रैन और साथ ही साथ यान काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। रैन अपने घर के सारी मोमबत्तियों को बुझा देता है। यान रैन को ऐसा टेंशन में देखते हुए रैन से कहता है, भाई आप इतना टेंशन में क्यों है? रैन उन दोनों से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ हमेशा अकेले नहीं रहता। दूसरी तरफ हम बहुत सारे मर्कनेरीज को देखते हैं जो कि रैन के घर के सामने से जा रहे होते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है। तो ये देखते हुए यान रैन से कहता है, ब्रदर क्या उनके पास जो चीज है वो बंदूक है? रैन उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतना सवाल मत करो। तो ये सुनते हुए यान गुस्सा हो जाता है। उससे कहता है, भाई क्या मेरा इस परिवार में कोई दर्जा नहीं है? रैन उससे कहता है, अरे मैंने तुम्हें बोला ना चुप रहो, तो तुम चुप क्यों नहीं रहते? रैन उन मर्कनेरीज की बातों को सुन रहा होता है जहाँ पे वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या उस फैक्ट्री में कुछ ही मौतें हुई है या नहीं? तो दूसरा बंदा कहता है, अरे तुम ये बकवास करना बंद करो, हमें एक मिशन सौंपा गया है तो तुम ऐसा शिकायत नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है, स्किल मास्टर स्क्रॉल ये तो वास्तव में काफी ज्यादा यूजफुल है। मैंने इन सभी गन्स को पहले कभी देखा है और मैं इनको पहचानता हूँ। अगर मैं इन गन्स को पकड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने में सीख जाऊंगा। और ये कहते हुए रैन कहीं जाने लगता है। तो उसे चिल्लाते हुए यान कहता है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते जो कि एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, अरे ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? आखिर मुझे कब तक ऐसे बैठना पड़ेगा? और वैसे दौड़ते दौड़ते रैन उस फैक्ट्री की तरफ जा रहा होता है। तो ये सब वो बंदा देख लेता है और अपने मन में कहता है, ये रैन इतनी देर रात को कहाँ पे जा रहा है? रैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, वो फैक्ट्री के पास फायर आर्म्स है, लेकिन फिर भी भेड़ियों ने उन लोगों पर हमला कर दिया। शायद वे समय पर अपने बंदूकों को निकाल नहीं पाए, इसलिए भेड़िया बहुत ही तेज थे और उन पर हमला कर दिए होंगे। शायद ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही है तो बंदूकें अभी कारखाने में ही होनी चाहिए। और ये कहते हुए वो उस फैक्ट्री के पास चले जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे मर्कनेरीज को देखते हैं जो कि अभी उन भेड़ियों पर बंदूक ताने हुए रहते हैं। वो भेड़िए काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। उनके पीछे वाला बंदा जो कि उनका बॉस होता है वो उन लोगों से कहता है, जल्दी उन्हें गोली मार दो, उन्हें भी मार डालो। तो ये सुनते हुए वो सारे मर्कनेरीज उन भेड़ियों पर गोलियां चला जाते हैं। इसकी वजह से वो भेड़िया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मार डालते हैं। ये मौका देखते हुए रैन उस फैक्ट्री के अंदर चले जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रैन को दिखाया जाता है जो कि इस फैक्ट्री के अंदर जा रहा होता है। वो भागते भागते अपने मन में कहता है, नीचे सारे फौज उस भेड़ियों से लड़ रही होंगी और शायद से सभी लोग वहीं पर ही होंगे। तो शायद अभी फैक्ट्री खाली होगा और मुझे इस फैक्ट्री में एंटर करना पड़ेगा ताकि मुझे वो सारी बंदूकें मिल सकती है। तभी रैन एक जगह जाकर रुक जाता है और पूरे फैक्ट्री को एनालाइज करता है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लाशें होते हैं। उन लाशों को देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, लाशों की सिचुएशन देखते हुए ऐसे लगता है कि उन्हें भेड़ियों ने मार डाला है। भगवान का शुक्र है कि मैंने उन्हें अवॉइड किया, नहीं तो मैं भी शायद मारा जाता। तो ठीक है, अभी मुझे अंदर जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या है। और ये कहते हुए रैन उस फैक्ट्री के छत के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ते हुए अपने मन में कहता है, तो ठीक है अभी मुझे अंदर कूदना चाहिए। और ये कहते हुए वो शीशे तोड़ के अंदर चले जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो अपने मन में कहता है, यहाँ पे एक लड़ाई छिड़ गई थी अजीब तरह से, यहाँ के सभी लोग मारे गए और वो सभी लोग एक ही दिशा में गिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे। खतरे के समय में लोग दो जगह जाने की कोशिश करते हैं, या तो वो इमरजेंसी शेल्टर होता है
है और या फिर वो वेपन की जगह होता है, तो शायद मुझे इनका पीछा करना चाहिए। और रैन आगे जाते हुए देखता है कि वो लोग इमरजेंसी शेल्टर में जा रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ये इमरजेंसी शेल्टर में जा रहे थे। वो देखता है कि वो दरवाजा बंद है। ये देखते हुए वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। फिर अंदर से एक बंदा उस दरवाजे को खोल देता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या किसी ने इस दरवाजे को खोल दिया है। और ये कहते हुए वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो बंदा रैन से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए हो। तभी वो देखते है कि रैन कोई आर्मी का बंदा नहीं है। ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है तुम तो एक चोर निकले, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम तो वही रैन जियासु हो। और ये कहते हुए वो बंदा रैन पर बंदूक तान देता है। उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है वांग डोंगयोंग, क्या ये इस फैक्ट्री का मैनेजर नहीं है? लगता है कि ये मुझे ट्रैप करना चाहता है। तभी रैन उसके बंदूक को देखता है। वो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या एक गन, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये कहते हुए रैन अपने चाकू को नीचे रखते हुए उसके सामने सरेंडर कर देता है और उसे कहता है ओ तो तुम वांग डोयांग हो। वो वांग डोयांग उसे कहता है हिलना बंद करो और वहीं पर खड़े रहो। रैन उससे कहता है वैसे तुम अकेले यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और रैन गुस्से में कहता है नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं है। तुम पहले यहाँ पे अंदर पहुंचे थे और तुमने दरवाजा बंद कर दिया और सभी को बाहर मरने दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? वांग डोंग कहता है तुम मुझसे ये सब मत पूछो, वैसे तुम मुझे बताओ कि अगर तुम मुझे शहर में ले जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनते हुए रैन हंसने लगता है और उसे कहता है क्या तुम मेरा जान बख्श दोगे? लगता है कि तुम्हारा खेल अभी यही खत्म होने वाला है। तो ये सुनते हुए वांग डोंग उससे कहता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम? रैन उससे कहता है क्योंकि If you're bad, I am your dad. ये सुनते हुए वो वांग डोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला? मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ और मैं अपने आर्मी का इंतजार कर लूंगा, वैसे भी वो लोग मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, अब तुम मरने वाले हो। और बहुत ही तेजी के साथ रैन उसके हाथ को काट देता है। ये देखते हुए बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी रैन बहुत ही तेजी से उसको एक कोनी मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। रैन उसके सामने आते हुए उसके सीने में अपना खंजर रख देता है। तो ये देखते हुए वो बंदा उससे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारा पैसा कहाँ पे छिपा है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है तो ठीक है, पहले मुझे बताओ और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बंदा अपने मन में कहता है ये बंदा अभी भी एक जवान इंसान है और मैं इसे तब तक बिजी रखूंगा जब तक हमारे निजी आर्मी लोग नहीं आ जाते। रैन उससे कहता है तो क्या तुम्हारा टाइम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी फेफड़े तुम्हारी टूटी पसलियों से पहले ही पंचर हो चुके हैं और अगर तुम वापस लौट भी जाते हो तो तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान बना देता हूँ। और ये कहते हुए रैन उसे मार डालता है और फिर रैन उसकी बंदूक को लेते हुए अपने मन में कहता है हैरानी की बात है कि इसके पास अभी भी 2 मैगजीन है। तो ठीक है, मैं इसका पिस्तौल अपने साथ ले जाऊंगा, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, आर्मी लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और रैन ये कहते हुए अपने घर चले जाता है, जहाँ पे उसका भाई यानी कि यान उसे देखते हुए कहता है ब्रदर आखिरकार आप वापस आ ही गए, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? रैन उसे कहता है जब मैं बाहर गया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्या यहाँ पे आर्मी लोग वापस आए थे? यान उसे कहता है हाँ, उनमें से कुछ लोग घायल होकर वापस लौटे थे, वे सभी लोग जंगली भेड़ियों के साथ साथियों के लाश को भी वापस लाए थे और मैंने सुना कि बाकी के फैक्ट्री सारे के सारे जल गई है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है अच्छा, तो मैं समझ गया कि वो फायर आर्म्स भेड़ियों के झुंड को डरा सकते हैं। तभी उनके विलेज में वो सारे आर्मी वाले आ जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं जल्दी तुम सभी लोग बाहर आ जाओ, आज रात जो भी इस शहर से बाहर निकला था उसके बारे में जो भी रिपोर्ट करेगा हम उसको एक रिवॉर्ड देंगे। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? मैंने वहाँ से जाने से पहले वांगडियोंग के घाव को भेड़ियों के पंजे के निशान के रूप में बना दिया था और मैंने सारा घाव छिपा दिया था, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या किसी ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया है? आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा? क्या ये लोग उस पिस्तौल की तलाश में है? और वो फौजी लोग बाकी के विलेजर से पूछ रहे होते हैं कि आज रात कौन बाहर निकला था। तभी उनमें से एक आदमी हाथ खड़ा करता है और सभी लोगों से कहता है हाँ, मुझे पता था कि आज रात कौन बाहर गया था। और ये वही बंदा होता है कि जो उस रात पेड़ के नीचे हग रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है वो रैन जियासु था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था कि वो बाहर जा रहा था। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन आर्मी के लीडर उन आर्मी वालों से कहते हैं जल्दी करो और इसकी तलाशी ले लो। तभी वहाँ पे वांग फुचन आ जाता है और सभी लोगों से कहता है अरे अरे रुक जाओ, वो बॉस लुओ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कि स्पेशली इंस्ट्रक्टेड है, तुम उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए वो फौजी लोग कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो ये सुनते हुए वांग फुचन उन लोगों से कहता है अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम खुद जाके बॉस लू से पूछ सकते हो, मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनते हुए वो आर्मी का लीडर अपने मन में कहता है क्या बॉस लू आखिर ये कौन है? और वो लीडर वांग फुचन से कहता है भले ही वो बॉस लू के पंखों के नीचे हो लेकिन फिर भी मैं इसे जाने ही नहीं दे सकता, ये बहुत ही सीरियस मामला है और मुझे उसे गिरफ्तार करना ही है। और ये सुनते हुए वो सारे आर्मी वाले रैन की तलाशी लेने लगते हैं और फिर वो लोग उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। तो ये देखते हुए यान उन लोगों से कहता है रुक जाओ, अंदर मत आओ। तो ये देखते हुए रैन अपने भाई यान से कहता है अरे रास्ते से हट जाओ पागल। और वो सभी लोग उसके घर के अंदर तलाशी करने लगते हैं। तो ये देखते हुए यान अपने मन में कहता है प्लीज उन्हें वो चीज ना मिल जाए। तभी उनमें से एक बंदा उस कढ़ाई को उठाने वाला था कि तभी वो लीडर उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें वो चीज मिली? तो बंदा कहता है नहीं मास्टर, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो लीडर से कहता है अरे ये चीज उतनी भी बड़ी नहीं है, अगर पिस्टल यहाँ पे छिपी होती तो हम उसे ढूंढ लेते। और हम देखते कि जो बंदा उस कढ़ाई को उठाने वाला था कि उसके नीचे वो पिस्टल होता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं देखता। और उनके लीडर उन लोगों से कहता है तो ठीक है, तलाशी छोड़ो और इसे जाने दो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वांग फुचन वहाँ पे आते हुए
हुए रैन से कहता है ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया वो काफी ज्यादा अननेसेसरी था, वैसे आप भी ठीक है। तो ये सुनते हुए रैन उसे थैंक यू कहता है। वांग फुचन उससे कहता है अरे इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस बॉस लो की वजह से हुआ है, मुझे तो आपकी मदद करने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है वैसे लुओ कौन है, क्या वो मुझे जानता है? वांग फुचन उससे कहता है बॉस लुओ स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 में क्वीन कंसोर्टियम्स का रिप्रेजेंटेटिव है और वो तुम्हारी मेडिसिन को काफी ज्यादा लाइक करता है। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है तो वांग फुगई मेरे मेडिसिन को डायरेक्टली उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास भेजता है। वांग फुचन रैन से कहता है बॉस लोगों ने कहा है कि अगर तुम ये डिलीवर एक मंथ में फिक्स अमाउंट में करते हो तो बॉस तुम्हारी सेफ्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर भी कर सकते हैं। रैन से कहता है तो क्या बॉस लोग से कह सकते कि हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड में भेजा जाए? वांग फुचन से कहता है अरे हम अनक्लियर पीपल है, हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कैसे जाने दिया जा सकता है, और इसके अलावा अगर तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाते हो तो तुम बाहर से कैसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करोगे? अगर ये संभव होता तो मैं खुद को अंदर जाने देता। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है ठीक है बॉस लोग मुझे अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें ब्लैक मेडिसिन बनाने के लिए मेरी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि यान को कुछ होने लगता है और वो अपने भाई यानी कि रैन से कहता है ब्रदर, और ये कहते हुए ही वो नीचे गिर पड़ता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यान दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार होता है, जिसके पास रैन बैठा हुआ होता है और उससे कहता है तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो गए हो, तुम्हारी ये बुखार ये काफी जानलेवा हो सकती है। और वो अपने मन में कहता है शायद उस टूटते तारे को देखते हुए यान ने मेरे लिए विश मांगी थी और इसकी वजह से इसका ये हालत हो गया है। यान रैन से कहता है लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? और यान ली से माफी मांगता है और उससे कहता है सिस्टर ली मुझे खेद है कि पहले जो भी हुआ था मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए ली उससे कहती है अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम दोनों काफी ज्यादा बोल्ड हो और तुम दोनों साथ ही साथ काफी ज्यादा अच्छे भी हो। हालांकि अगर तुम्हारा दिमाग बाकी बच्चों की तरह इमेच्योर होता तो तुम लोग जल्दी जी नहीं सकते थे, तो ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है हाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा भाई ये रैन काफी ज्यादा अच्छा है। रैन उससे कहता है अरे तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और रैन ये कहते हुए बाहर निकलता है। तभी उसे वांग फुगई देखता है और उससे कहता है और रैन तो तुम यहाँ पे हो, बधाई हो। क्या तुमने सुना नहीं कि यूंग टोल कल रात इतना ज्यादा डर गया था कि उसने कुछ पैसे लिए और भाग गया। अब आप इस शहर के एक लौते डॉक्टर है, ये तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब आप उस क्लिनिक को चला सकते हैं और सभी लोगों की देखभाल कर सकते हैं। तो अब से ये क्लिनिक तुम्हारा हुआ है और मेरे पास यान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वांग फुगई उससे कहता है ये एक सप्लीमेंट के रूप में तुम्हें खाना पड़ेगा, ये काफी अच्छा है जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आप नहीं जानते लेकिन ये चिड़िया का घोंसला है जिसे मैंने कई सालों से रिसर्च किया है, ये काफी ज्यादा पौष्टिक है जिसे खाकर तुम्हें काफी ज्यादा ताकत मिलेगी। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है क्या ये चिड़िया का घोंसला, क्या ये मेरा भाई खाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर होगा। तो ये सुनते हुए वांग फुगई से कहता है अरे अरे ये मत कहो, मैंने तुम्हें ये कितना प्यार से दिया है, तो ज्यादा तुम बकवास मत करो। और वो दोनों ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर वांग फुगई से बताता है चलो अब बिजनेस की तरफ चलते हैं, आप कई दिनों से जड़ी बूटियां लेने के लिए नहीं गए हैं और वैसे भी वो ब्लैक मेडिसिन खत्म हो चुकी है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है अरे अरे आपने तो इसे कल ही खरीदा था, इतने जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? और जहाँ उसे और एक ब्लैक मेडिसिन का डिब्बा निकालते हुए देता है और इससे कहता है मैं इसके 1200 रुपए लूंगा। तो ये सुनते हुए वांग फुगई कहता है तो ठीक है डील पक्की, और ये कहते हुए वो उसे पैसा दे देता है जिसकी वजह से रैन को एक और ग्रेटिट्यूड मिलता है जो कि वांग फुगई की तरफ से होता है। ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है ये वांग फुगई ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है, वो मुझे अपने दिल से शुक्रिया करता है। वांग फुगई वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद रैन, ली और यान उसी क्लिनिक में आ जाते हैं जहाँ पे वो पहले वाला डॉक्टर था। वो अंदर जाते हुए देखता है कि ऊपर एक फ्लैग लटका हुआ था जिसमें लिखा हुआ था रिजर्वेशन लूलान। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या रिजर्वेशन, अब ये क्या बकवास है? तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे 10 पेशेंट को ठीक करना है और वो भी जल्दी। तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं करता? तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ठीक है मुझे ये पूरा करना ही होगा। तभी उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं। तो ये देखते हुए रैन उन दोनों से कहता है कि आप लोग घायल है, मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे आके काफी अच्छा काम किया है, आपका यहाँ पे स्वागत है। तो ये सुनते हुए वो आदमी रैन से कहता है बहुत ही अच्छा, मेरी बीवी 4 महीने से प्रेग्नेंट है और इसे सुबह से पेट दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है आखिर इसका क्या होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे जांच कराने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते हुए रैन कहता है क्या आपने क्या कहा कि ये प्रेग्नेंट है? और ये कहते हुए रैन अपने मन में कहता है प्रेग्नेंट, अब मैं इसका कैसे इलाज करूंगा? ये तो काफी ज्यादा कठिन काम लगता है। और फिर रैन उस आदमी से कहता है क्या आपको आपकी पत्नी चाहिए या फिर आप बच्चा चाहते हैं? तो ये सुनते हुए वो आदमी और वो औरत दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रैन उन दोनों से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे ये सब अच्छे से नहीं आता, तो मैंने सोचा आपको लगातार बेवकूफ बनाना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। वैसे आप इसके बारे में टीचर झांग से पूछ सकते हो, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं और उनके बारे में तुम पूछ सकते हो और बाद में उनसे बुक भी ले सकते हो, वो तुम्हें समझा देंगे। और ये कहते हुए रैन उन दोनों को जाने के लिए कहता है। तो वो आदमी रैन से कहता है मुझे लगता है कि तुम पिछले डॉक्टर से काफी ज्यादा बेहतर हो, पिछली बार जब मैं बीमार था तो उसे डर था कि मैं दवाई नहीं खरीदूंगा, अंत में मैं बेहतर ही नहीं हुआ।
वो डॉक्टर मुझे उल्टा पुल्टा दवाई दे रहा था जिसकी वजह से मुझे दस्त हो रहा था, लेकिन अब आप ठीक लग रहे हैं। और ये कहते हुए वो दोनों रैन को थैंक यू कहते हैं, जिसकी वजह से रैन को 2 और ग्रेटिट्यूड मिल जाता है। रैन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो फिर से क्लिनिक में चले जाता है, जहाँ पे एक और आदमी क्लिनिक दिखाने के लिए आया था। वहाँ पे रैन उसका इलाज करता है और ऐसे करके रैन कई सारे लोगों का इलाज करता है और ऐसे रैन के 10 पेशेंट कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ पे उसे रिवॉर्ड के तौर पर 1.0 स्ट्रेंथ मिलता है। अब उसका नेक्स्ट मिशन 20 पेशेंट को ठीक करना है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ठीक है, मुझे अगले मिशन में 20 पेशेंट को ठीक करना है। मुश्किल तो और बढ़ गई। वैसे मेरी करंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी क्या है? तभी उसका करंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी बताया जाता है, जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ 5.5 होता है और उसका एजिलिटी 4.1 होता है। और फिर यान रैन से कहता है ब्रदर आपने उन सभी मरीजों का पूरा इलाज क्यों किया? तो रैन उससे कहता है अगर मैं उनका पूरा इलाज नहीं कर पाता तो मैं एक डॉक्टर नहीं कहलाता। एक डॉक्टर का यही फर्ज होता है कि उसके पेशेंट का पूरा इलाज करना, और वैसे भी हमारे अलावा कोई भी उसका मदद नहीं करता, तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यान उससे कहता है लेकिन ब्रदर अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी मदद कौन करेगा? क्या कोई हमारी मदद करेगा? रैन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है यान ये याद रखो, पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। हमें फ्यूचर को देखना है, ना कि पास्ट को। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। रैन से कहता है डॉक्टर क्या आप यहाँ पे हैं? तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बंदा रैन से कहता है डॉक्टर मुझे अचानक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम्स हो रही है, अचानक पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है तो बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी है? वैसे मुझे सिर्फ घाव को ठीक करना आता है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है बकवास मत करो, तुम ये कैसे डॉक्टर हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे क्या हो रहा है, मुझे आशा है कि तुम इससे डरोगे नहीं। और ये कहते हुए वो बंदा अपने मुंह से एक बबल को निकालता है, जो कि देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बबल बहुत ही तेजी से चमकने लगता है और उसकी पावर काफी ज्यादा तेज होती है। ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है इसकी फोर्स ये तो काफी ज्यादा ताकतवर था, मुझे पता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मल लोग कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा अजीब है, ये तो एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है। और ये कहते हुए रैन उस बंदे से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी कोई बीमारी है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी आ गई है। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है क्या सुपर नेचुरल एबिलिटी? आखिर ये क्या है? क्या मैं कोई सुपरमैन बन गया हूँ या फिर कोई स्पाइडरमैन? मुझे बताओ कि मैं क्या हो गया हूँ। रैन उससे कहता है डरो मत, ये ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम बस एक बढ़िया सा अटैक यूज कर सकते हो जो कि काफी बढ़िया है। तो ये सुनते हुए बंदा रैन को थैंक यू कहता है और वापस अपने घर चला जाता है, जिसकी वजह से रैन को एक और ग्रेटिट्यूड मिलता है। और फिर कुछ समय बाद रैन और यान दोनों ही सोने लगते हैं, जहाँ पे रैन सोते हुए अपने मन में कहता है सुपर नेचुरल एबिलिटी इस छोटे से गाँव में दिखना शुरू हो गया है, आखिर इसका ये क्या मतलब हो सकता है? दुनिया तेजी से और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, मेरे पास भी कुछ ताकत है लेकिन पता नहीं क्या है। मुझे भी उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने वेपन्स को अनलॉक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 3 बंदे उस क्लिनिक में एंटर कर चुके होते हैं कि तभी उनके सामने रैन आ जाता है और उनसे कहता है हेलो ब्रदर, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये कहते हुए रैन एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। वो बंदे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जल्दी इसे मार डालो। तो बाकी के 2 बंदे भी रैन पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोनों भी नॉकआउट हो जाते हैं। रैन उन दोनों से कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कहाँ से आए हो? वो दोनों बंदे रोने लगते हैं और रैन से कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो। अभी क्लिनिक के गेट में वो सारे फौजी लोग आ जाते हैं और जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी ये गेट खोलो। ये गेट तुम खोलते क्यों नहीं हो? ये देख के रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आखिर उन्हें यहाँ पे क्यों होना चाहिए? वो फौजी चिल्लाते हुए कहता है हमें यहाँ पे सर्च करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तभी रैन बाहर आता है। तो ये देखते हुए वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या आखिर ये क्या है? रैन एक फ्लैग पहन के बाहर आ चुका होता है और हंसते उन लोगों से कहता है अरे तुम लोग इतने रात को यहाँ पे क्यों आए हो? बताओ क्या काम है? तो उसे देखते हुए वो सारे लोग कहते हैं ये तो सच में पागल है। रैन अपने मन में कहता है मुझे पता है कि ये इस फ्लैग को देखने के बाद सर्च करना जारी नहीं रखेगा और ये सर्च करना बंद कर देगा। तभी उन सभी का लीडर उन सभी लोगों से कहता है जल्दी करो और इनका सर्च करने लगो, इसके घर की तलाशी लो। और ये कहते हुए वो सभी लिन के क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को 3 बंदे मिलते हैं। और इन तीनों को देखते हुए वो लीडर कहता है मैंने तुम तीनों को यहाँ पे भेजा था, तुम कचरे ये भी नहीं कर पाए, क्या तुम तीनों को वो गन मिला है? और वैसे तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने बांधा है? और ये कहते हुए वो रैन की तरफ देखता है तो रैन अपनी नजर घुमा लेता है। वो लीडर रैन से कहता है मेरा नाम वांग कोंगयांग है और अगर तुम बॉस लैन से शिकायत करने जा रहे हो तो तुम उनसे मेरा नाम कह सकते हो। रैन उसे कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला, वैसे भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और रैन अपने मन में कहता है रुको, वांग कोंगयांग क्या ये वांग डोंगयांग से रिलेट करता है? एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में रैन को दिखाया जाता है जो कि वांग कोंगयांग को देखते हुए अपने मन में कहता है रुको, क्या इसका नाम वांग कोंगयांग है? और क्या ये वांग डोंगयांग से रिलेट करता है? जिसे मैंने मारा था वो वही था वांग डोंगयांग, क्या ये उससे रिलेट करता है? अगर ऐसा ही है तो क्या ये मुझे आसानी से माफ कर देगा? मुझे तो नहीं लगता। तभी वांग कोंगयांग के आदमी उससे कहते हैं बॉस यहाँ पे कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते हुए वांग कोंगयांग रैन से कहता है मैं तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक
मुझे वो गन चोर नहीं मिलता, तो इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए ब्रैड। और ये कहते हुए वो अपने साथियों से कहता है तो चलो चलते हैं। और वो रैन का कंधा पकड़ते हुए उसे कहता है मैं जो कह रहा था तो उसको तुम ध्यान से सुनो। भले तुम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में पैदा हुए हो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम हमारे साथ चल सकते हो और एक सोल्जर बन सकते हो, क्योंकि ये इन बेवकूफों के साथ रहने से कई बेहतर होगा। और ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है मैं तो काफी ज्यादा भाग्यशाली था कि मैंने वो गन छुपा दी, नहीं तो मैं पकड़ा जाता और ये बंदा मुझे मार डालता। उन लोगों के पास सच में एक बड़ी सी बंदूक है, ये तो काफी अच्छा है, मुझे भी एक गन चाहिए। और फिर अगले दिन वो दोनों बिस्तर से उठते हैं झापे उठते हुए। यान रैन से कहता है ब्रदर देखो वो सभी बैंड के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सुनते हुए रैन और साथ ही साथ यान दोनों ही बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे बाहर जाते यान रैन से कहता है ये लोग इतने जल्दी क्यों आ गए हैं, इन लोगों ने तो एक सप्ताह की बात की थी। तो ये सुनते हुए रैन उसे कहता है मुझे नहीं पता। और रैन उन सोल्जर को देखता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने भाई से कहता है देखो इन सोल्जर को, ये लोग तो काफी ज्यादा जख्मी है। रैन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है लगभग एक सप्ताह के बाद शायद वो लोग जिंग माउंटेन तक भी नहीं पहुंचे होंगे और सड़क पर एक मात्र खतरा वो भेड़ियों का झुंड है। वो भेड़ियों का झुंड काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या उनका सामना उनसे हुआ था? तभी रैन उसी लड़की को देखता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है मैं बता सकता हूँ कि ये लड़की इन बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर होगी। और फिर हमें लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिंगर लुओ जिनियू होता है। वो वांग फुजोंग को देखते हुए कहती है तुमने हमें कौन सा गाइड भेजा था, उसने हमारा 3 दिन बर्बाद किया, उसने हमें उल्टा दिशा दिखाया और वो अभी भी हमें उल्टा दिशा दिखा रहा है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तो ये सुनते हुए वांग फुजोंग से कहता है क्या ऐसा है तो कहाँ है वो? तो ये सुनते हुए लुओ से कहती है मुझे नहीं पता, जब उसने नदी में छलांग लगाई थी तो उसने किसी चीज को चबा लिया था और उसके बाद उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ था। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या नदी, क्या इस विलेज के बाहर नदी है? मैंने तो ये कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ वांग फुजोंग लुओ से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम जिंग माउंटेन जाना चाहते हो तो तुम्हें रैन की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तुम उस पर विश्वास ही नहीं किया। हालांकि अब उसके पास गाइड कराने के लिए समय नहीं है क्योंकि हम लोग बॉस लू के अंडर काम कर रहे हैं। लुओ से कहती है क्या बॉस लू, क्या तुम उसे जानते हो? वो कमीना जिसने फादर और सन का सेफ्टी का प्रे किया था। तो ये सुनते हुए वांग फुजोंग से कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये सुनते हुए लुओ से कहती है तो ठीक है चलो चलते हैं उस स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर। और ये कहते हुए वो लुओ कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन उसे देख रहा होता है कि तभी वांग फुजोंग उसे देखता है। तो ये देखते हुए रैन अपने क्लिनिक के अंदर जाने लगता है। तो ये देखते हुए वांग फुजोंग उसके पीछे पीछे आते हुए उसे कहता है मैंने इस बार बैंड को तुमसे दूर भगाने के लिए तुम्हारी मदद की, क्या तुम इस बार मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहते? ये सुनते हुए रैन उसे कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? वांग फुजोंग उसे कहता है क्या आपने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है? मैंने आपकी तारीफ की थी वहाँ पे। रैन उसे कहता है तो तुम वहाँ पे कैसे जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको गाइड करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उन्हें गाइड करना चाहिए और तुम्हें उन्हें ले जाओ। तो ये सुनते हुए वांग फुजोंग से कहता है नहीं मेरे पास इसका स्किल नहीं है और इसके अलावा अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे बेटे का क्या होगा? तो ये सुनते हुए रैन से कहता है तुम्हारा बेटा, लेकिन मेरे पास मेरा भाई यान और मेरी बहन लिबी है, मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा? वांग फुजोंग से कहता है ये सच में तुम्हारे भले के लिए है, अगर मैं 20 साल छोटा होता तो मैं सच में वहाँ पे चले जाता, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा? रैन से कहता है क्या मेरे भले के लिए? तुम बाहर में जाओ और वैसे मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो ये सुनते हुए वांग फुजोंग से कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे पूरे 8 जनरेशन के पूर्वजों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसकी वजह से रैन को एक और ग्रेटिट्यूड मिल जाता है। ये देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। उन लोगों को किसी बंदे की आवाज आती है और ये वही बंदा होता है जिसके पास वो सुपरनेचुरल पावर होती है। वो उन सोल्जर से कह रहा होता है अरे मुझे जाने दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो सोल्जर्स उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन कहता है अरे ये लोग क्या कर रहे हैं और इसे कहाँ ले जा रहे हैं? वांग फुगे कहता है अरे मैं नहीं जानता कि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है क्या इन लोगों को इस बंदे के सुपरनेचुरल पावर के बारे में पता चल गया है? दूसरी तरफ वो बंदा उन सोल्जर से कहता है अरे तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया, मुझे जाने दो। तो ये सब देखते हुए वांग फुगे उन सोल्जर से कहता है सोल्जर्स आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वो सोल्जर्स वांग फुगे को गाली देते हुए वहाँ से भगा देता है। रैन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचने लगता है शायद ये उसकी सुपरनेचुरल पावर की वजह से नहीं होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। वांग फुगे रैन से कहता है मैंने सुना था कि उसने उस रात को एक सुपरनेचुरल पावर का यूज किया था और वो पावर काफी ज्यादा पावरफुल भी था, लेकिन पता नहीं किसी ने इसका खुलासा कर दिया। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये लोग सुपरनेचुरल एबिलिटी वाले लोगों का शिकार कर रहे हैं? आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांग फुगे से कहता है तो ठीक है मैं इसके बारे में तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम क्या करते? तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है मैं सबको मार डालता। तो ये सुनते हुए वांग फुगे से कहता है ये उतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। मैंने सुना है कि उन्हें अंदर ले जाके मेंटली टॉर्चर किया जाता है ताकि उनकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बाहर आए। वो लोग इनकी जांच करने के लिए बहुत ही अजीब तरह के डिवाइस का यूज करेंगे। रैन अगर यान के पास ऐसे ताकत आ जाए तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा हो भी जाता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को जानने नहीं दोगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सुनते हुए रैन कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को मार डाल रहे होते हैं। वो लोग काफी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं। जहाँ पे एक औरत आते हुए अपने पति के लाश को देखते हुए कहती है आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरे पति तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? अब मैं क्या करूंगी? अब मैं जी के क्या करूंगी? और ये कहते हुए वो लेडी वहाँ पे पड़ी हुई चाकू को उठाते हुए अपने गले में घोंप देती है
और वो भी वहीं पर ही मर जाती है। और ये सब देखते हुए रेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कहता है क्या घटिया समाज है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, ये लोग खुद को कैसे मार सकते हैं। और फिर कुछ समय बाद रेन जाके अपने टीचर झांग से मिलता है, जहाँ पे वो अपने टीचर से कहता है टीचर मैं आज बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि लोगों से कैसे लड़ना है। तो ये सुनते हुए वो टीचर रेन से कहते हैं इन सभी वर्षों में मैं उन्हें नेचुरल इन्वेरिएंट मैन को फेस करना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो सभी अपने आप को ही किसी दुश्मन के रूप में देखे, और ऐसा आज पहले ही हो चुका है। और वैसे भी अगर तुम ये करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। और फिर रेन क्लासरूम की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि यान अपने टेबल में बैठा हुआ होता है और उसके चारों तरफ उसके दोस्त खड़े हुए होते हैं, जहाँ पे वो देखते हुए रेन अपने मन में कहता है क्या ली ने अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज को डिस्कवर कर लिया है। दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे एक मोटी सी बच्ची यान से कहती है यान अपने भाई से कहो कि हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ाए, नहीं तो मैं अपने टीचर से बात करूं। ये सुनते हुए यान उससे कहता है अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो ये पार्ट कब का खत्म हो चुका होता। ये सब देखते हुए रेन अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि कुछ बड़ा हो गया है, ये तो सिर्फ इन लोगों की झगड़े हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। यान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जाके एक टेबल में बैठ जाता है, जहाँ पे एक बच्चा उसे देख रहा होता है। तो ये देखते हुए यान उससे कहता है हे तुम मुझे यहाँ पे क्यों देख रहे हो। तो ये सुनते हुए वो दूसरा स्टूडेंट उससे कहता है अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा दुखी लग रहे थे, वैसे मैं तुमको बता दूं कल रात को मैंने एक सपना देखा था, जहाँ पे मेरे पिता मेरी सौतेली माँ को लाए थे और मेरी सौतेली माँ ने मुझसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया। ये सुनते हुए यान उससे कहता है अरे तुम चिंता मत करो, सपने हकीकत के उल्टे होते हैं। तो ये सब देखते हुए रेन अपने मन में हंसने लगता है और तभी वो क्लास में आ जाता है और सभी बच्चों से कहता है तो ठीक है बच्चों क्लास शुरू हो गई है। और ये कहते हुए वो बच्चों को पढ़ाने लगता है और कुछ ही समय बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पे भागते भागते वांग फूजी आ जाता है और रेन से कहता है रेन जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और तुम्हें जल्दी से तैयार होना है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके से चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और फिर कुछ ही समय बाद उन सभी स्टूडेंट्स का छुट्टी हो जाता है। तभी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते वांग फूजी आ जाता है और रेन से कहता है रेन जल्दी करो, अपनी चीजें तैयार कर लो, अपना सारा सामान पैक कर लो। किसने मुझे ये कहते हुए एक पत्र भेजा है, बॉस लुओ ने आपको बैंड का गाइड करने के लिए भेज रहे हैं, आपको इस बार जिंग माउंटेन पर जाना होगा। तो ये सुनते हुए रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वांग जेसुस से कहता है जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो बैंड जल्दी आता होगा। ये सब देखते हुए रेन अपने मन में कहता है क्या उस लुओ ने इस बैंड के बॉस लुओलेन को समझा दिया है, चलो अब जो भी हो मुझे इस मिशन पे जाना ही होगा। और फिर रेन वहाँ से कहीं जाने लगता है। तो ये देखते हुए वांग फूजी उससे कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सुनते हुए रेन उससे कहता है मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो अपने टीचर झांग के पास चले जाता है। तो ये सुनते हुए वो टीचर से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए रेन टीचर झांग से कहता है आपने उस दिन तो देखा ही था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था, अगर मैं भी इसे मना कर देता तो शायद मुझे इस शहर में रहने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये सुनते हुए टीचर झांग उससे कहते हैं तो ठीक है, जब तक आप यहाँ पे नहीं है तो यान और सारे बच्चों को इसी स्कूल में रहने दीजिए, मैं उन लोगों को यहाँ पे पढ़ा लूंगा। तो ये सुनते हुए रेन उन्हें धन्यवाद करता है और वहाँ से चले जाता है और वो सीधे घर चला जाता है जहाँ पे वो सामान पैक कर रहा होता है। और वो यान से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ली को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है सिस्टर लियो इस पैसे को अच्छी तरीके से रखो और इस पैसों से सिगरेट खरीदना मत भूलना, क्योंकि वो सिगरेट तुमको टीचर झांग को देना है और बाकी घर के लिए यूज करना। और ये कहते हुए रेन अपने मन में कहता है मुझे यान को पैसा नहीं देना चाहिए, अगर ली बहुत ही ज्यादा लालची होगी तो क्या होगा, शायद मेरे भाई की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन ली के बारे में ऐसा सोचना भी तो ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन है। तभी ली रेन से कहती है मैं समझती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगी तो तुम चिंता मत करो और अभी शायद तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम जाओ और सेफली वापस आना। रेन के घर के सामने वो सभी बैंड आ जाते हैं। तभी रेन को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे एक मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है जिंग माउंटेन के मिशन जर्नी को तुम्हें डिक्लाइन करना होगा। तो ये सुनते हुए रेन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या अब ये कैसा मिशन है, क्या इस मिशन में जाना वाकई में कोई खतरा है। और फिर रेन बाहर आता है जहाँ पे सभी उसका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे लो उससे कहती है तो तुम पहले से सब कुछ जानते हो है ना, तो ठीक है अब हमारे साथ आओ। तभी रेन उनके सामने पागल बनने का नाटक लो कहती है ये आदमी ये तो कितना ज्यादा पागल है। तभी पीछे से वांग कुंगयंग लो से कहता है अरे हम पहले से मिल चुके हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसे देखते हुए रेन अपने मन में कहता है वांग कुंगयंग ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा, यहाँ उस कमीने के साथ मुझे ना चाहकर भी जाना पड़ सकता है, ये तो काफी बुरा हुआ मेरे लिए। और ये कहते हुए रेन उन लोगों से कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। और तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि मिशन उसका कंप्लीट हुआ। तो ये देखते हुए रेन अपने मन में कहता है तो फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट पूरा हो गया। तभी वांग कुंगयंग उससे कहता है हे तुम मना कैसे कर सकते हो। ये सुनते हुए रेन उसे कहता है हाँ मैं जाऊंगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए लुओ से कहता है मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मुझे $30,000 चाहिए। तो ये सुनते हुए लुओ कहती है नहीं इतना तो मैं नहीं देने वाली, मैं तुम्हें $10,000 दूंगी। तो ये सुनते हुए रेन उसे कहता
है तो फिर ठीक है, तुम मुझे 10 बैग नमक, 10 डिब्बा सिगरेट और 100 किलो चावल, तुम्हें मुझे इतना सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए लुओ कहती है नहीं 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 ठीक है बस करो, अब मैं तुम्हें $30,000 दे दूंगी। और रैन उससे कहता तो ठीक है, अब मेरी दूसरी शर्त, अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ जाऊँ तो वांग कोंगयोंग हमारे साथ नहीं आ सकता। रैन अपने मन में कहता है वांग डोंगयोंग के लिए वांग कोंगयोंग ने मुझे 2 बार ढूंढा और अगर हम लोग एक साथ उस माउंटेन पर चलते हैं तो ये काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा, ये मेरे मिशन में अपने टांग अड़ा सकता है। रैन की बातें सुनते हुए वांग डोंगयोंग से कहता है ये तो काफी दिलचस्प होने वाला है। तभी लुओ के पास एक और लड़की आती है और उससे कुछ कहती है। तो ये सुनते हुए लुओ वांग कोंगयोंग से कहती है ठीक है वांग कोंगयोंग, अब तुम्हें और हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए वांग कोंगयोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। लुओ कहती है तो ठीक है, अब क्या हम जा सकते हैं। रैन ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और उन लोगों से कहता है तो ठीक है, लेकिन रुक जाओ, हम अब से एक टीम होंगे, लेकिन मुझे तुम लोगों का नाम नहीं पता। तो ये सुनते हुए लुओ से कहती है अरे हम लोग एक टीममेट्स नहीं है और तुम बस एक गाइड हो, हम लोगों को इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। और कुछ समय बाद वो सभी अपना अपना नाम बता देते हैं, जहाँ पे सबसे लास्ट वाला जिसका नाम सुन जंगजेंग होता है और दूसरा बंदा जिसका नाम चेंग डोंगजांग होता है और सिंगर लुओ जिनियो का नाम तो तुम्हें पता ही होगा। और उसके पास वाला सोल्जर कहता है मैं फील्ड सर्विस डिवीजन का 2nd लेफ्टिनेंट जू जियानचू हूँ। और इसके बाद वो दूसरी लड़की कहती है मैं यांग जाओजिन हूँ और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है नहीं नहीं अब और कुछ नहीं। और कुछ समय बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन्हें देखते हुए यान काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, तो उसे देखते हुए उससे कहती है अरे चिंता मत करो, वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा और वो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। रैन उस गाड़ी में बैठा हुआ होता है, तभी वो वहाँ से एक पर्दे को हटाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बिस्किट्स, चॉकलेट्स और खाने का सामान होता है। ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और हम जू को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है तो ठीक है, आज रात के लिए हम लोग यहीं पर ही कैंप लगाएंगे, तो ठीक है सब लोग कुछ खाओ और आराम करो, तो कुछ लोग मेरे साथ आओ और मैं खाना और पानी सबको बांट दूंगा। और ये कहते हुए वो सभी जहाँ पे रैन बैठा हुआ होता है उस गाड़ी में जाके देखते हैं और वो देखते हैं कि रैन वहाँ पे बैठे बैठे बिस्किट खा रहा होता है। तो ये देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये सब देखते हुए जू से कहता है रैन जियाशी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अरे इस तरह का हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बुरा काम किया। जू से कहता है क्या तुम सुअर हो, तुम इतना ज्यादा कैसे खा सकते हो, अभी अभी तो हम रुके हैं और पहले तुम 5 बिस्किट के डिब्बे खा चुके हो। और ये कहते हुए वो सभी रैन को डांट रही होती है और ये सब यांग नोटिस कर रही होती है। रैन की ये सब हरकत देखते हुए चैंग लुओ से कहता है लुओ जिनू क्या हम वापस नहीं जा सकते, हमें शायद कोई दूसरा गाइड ले लेना चाहिए, ये तो बड़ा बकवास है। तो उसी के साथ दूसरा बंदा भी वही कहता है। तो ये सुनते हुए लुओ से कहती है वांग फुजे ने कहा कि वो अकेला ही है जो हमें उस माउंटेन तक ले जा सकता है। एक बार जब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 से वापस आ जाते हैं तो आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए वो सभी बंदे वहाँ से चले जाते हैं और वो सभी बंदे रैन को देखते हुए आपस में कहने लगते हैं हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा हमारे साथ आ रहा है, क्या उसे उस माउंटेन का रास्ता पता भी है या ये हमसे झूठ बोल रहा है, लगता है ये गाइड भी उसी तरह पागल है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है तो चलो देखते हैं कितने दिन लगते हैं हमें वहाँ पे जाने में। और ये सब सुनते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहता है हाँ इसीलिए मैंने तुम्हारा सारा बिस्किट खा लिया है। दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने कुछ कहा। और वो बंदा बहुत ही डरावनी आवाज में रैन से कहता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करते हो, तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है जब एक अंडा पत्थर से टकराता है तो क्या टूटता है। तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा कहता है अंडा ही टूटता होगा। रैन से कहता है नहीं 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 ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी से कहता है तो फिर क्या टूटता है। रैन से कहता है जब अंडा टूटता है तो उस मुर्गी के माँ का भी दिल टूट जाता है। और ये कहते हुए रैन वहाँ से आगे चले जाता है। पता नहीं ये कैसा डायलॉग डाला था, राइटर ने लगता है ये गांजा फूक के ये कॉमिक लिखा होगा। और रैन आगे बढ़ रहा होता है तो उसे यांग नोटिस कर रही होती है। तो ये देखते हुए रैन को समझ में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या वो यांग मुझे देख रही थी। तभी उनमें से कुछ लोगों को कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वो लोग कहते हैं आखिर ये पैरों के निशान ये कौन से जानवर के हो सकते हैं। और ये सब देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड ये एपिसोड पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल में जैसे कि सीरीज का कुछ समय होने लगता है एंड उसी के साथ व्यूज काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और जब व्यूज कम हो जाते हैं तो हमें वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हमें वीडियो बनाने का कुछ मोटिवेशन आए और जिससे हम लोग डेली 2 या 3 वीडियो बना पाए। तो इसलिए प्लीज सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाए और जल्दी से हमारा इस मंथ 15K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए ताकि हमारा Q&A वीडियो जल्दी से आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ जानवर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो ये देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये सब देख के रैन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने मन में कहता है दाई और बहुत ही कम जंगली जानवर रहते हैं और वो जानवर किनारे के आसपास रहते हैं, लेकिन ये जानवर कौन हो सकता है जिसके ये फुटप्रिंट है। अभी दूसरा बंदा कहता है ये फुटप्रिंट्स यहाँ पे नहीं थे जब हम लोग पहले यहाँ पे थे। रैन भी ये फुटप्रिंट देख रहा होता है। तभी उससे दूसरा बंदा
बंदा कहता है तुम ये सब क्या देख रहे हो। रैन वो फुटप्रिंट देखते हुए अपने मन में कहता है इस जंगली जानवर के पैरों के निशान को हिरन के पैरों के निशान ने आसानी से मिला दिया है, जिससे कि हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये फुटप्रिंट्स किसका हो सकता है। लगता है आगे जाके कुछ सबूत और मिलने वाला है। और ये कहते हुए रैन सभी लोगों से कहता है हट जाओ मेरे सामने से, मुझे देखने दो कि ये क्या है। और रैन उसे देखते हुए कहता है ये तो भालू के पैरों के निशान है। पिछली बार जब आप लोग यहाँ पे रुके थे तो आप लोगों का खाना यहाँ पे कुछ छूट गया था, जिसकी वजह से भालू यहाँ पे आए थे। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये भालू के पैरों का निशान है? क्या तुम ये मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो ये सुनते हुए रैन से कहता है ये भी हो सकता है, ये जंगली सुअर के पैरों के निशान भी हो सकते हैं। और ये कहते हुए रैन आगे बढ़ता है और जंगल की ओर जाने लगता है। तो ये देखते हुए दूसरा बंदा कहता है तुम जंगल के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रैन उन लोगों की बातें नहीं सुनता और उनसे कहता है मैं खाना तलाश करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि पिछली बार जो गाइड हमारे साथ आया था वो भी इसी जगह मारा गया था, तो यहाँ पे मत मरो, किसी दूसरी जगह में जाके मर जाना। रैन उससे कहता है हाँ सब बेहतर है, मैं देख सकता कि उसकी मौत कैसे हुई। और ये कहते हुए रैन उस जंगल में चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए अपने मन में कहता है तो लियू ब्यू ने कहा था कि उसके अनुसार जब पिछला गाइड यहाँ पे आया था तो वो चेहरा धोने के लिए आया था और वो नदी के आसपास ही आया था, और जैसे उसने चेहरा धोया तुरंत वो मर गया। और ये कहते हुए रैन वहाँ पे एक लकड़ी तोड़ लेता है और उसे एक भाला बना लेता है और अपने मन में कहता है तो ठीक है, मुझे सावधान रहना चाहिए, बड़े जानवर आमतौर पर नदियों के पास दिखाई देते हैं, तो मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो सकता है। और ये कहते हुए रैन उस नदी के पास चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए अपने मन में कहता है पानी के बारे में मुझे तो कुछ खास नहीं लगता, आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है। हैरानी की कोई बात नहीं है, जिस चीज ने पिछली बार गाइड पर हमला किया था शायद वो पानी के अंदर हो सकता है। तभी उसे एक दिमाग का घोंसला दिखता है और ये देखते हुए वो कहता है एक दिमाग का घोंसला, शायद ये मेरे काम आ सकता है। और ये कहते हुए रैन उस दिमाग के घोंसले से एक दिमाग निकालता है और अपने मन में कहता है तो मुझे बड़ा सा दिमाग मिल गया है, अब मैं इससे उस मछली को बाहर निकाल सकता हूँ। और ये कहते हुए रैन उस दिमाग को पानी के अंदर फेंक देता है और शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ से एक बड़ा सा मछली बाहर निकलता है, उस दिमाग को खा लेता है। तो ये देखते हुए रैन बहुत ही तेजी से उस भाले को उस मछली की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मछली वहीं पर ही मर जाती है। तो रैन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो मछली अपने पास लेते हुए वो वापस वहीं पर ही चले जाता है और अपने मन में कहता है तो ठीक है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद वहाँ के सभी लोगों को कुछ खुशबू आने लगती है। तो ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कहता है क्या आखिर ये कौन सी खुशबू है? तभी उनमें से एक आदमी रैन की तरफ देखता है जो कि मछली पका रहा होता है। तो ये देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या उसके पास सिर्फ एक मछली है और वो उस मछली को पका रहा है? रैन उस मछली को पका रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है और रैन को एक क्वेस्ट दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अपनी अच्छी चीजें दूसरों को शेयर करनी चाहिए। ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है ये कौन सा बकवास सा क्वेस्ट है, क्या मुझे ये भी पूरा करना पड़ेगा? और रैन मछली के आधे टुकड़े को उन लोगों के पास लेके चले जाता है, जहाँ पे वो लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम इस मछली को हमारे साथ शेयर करने वाले हो? तो ये देखते हुए रैन वो मछली को वहाँ से घुमा के फिर से वो वापस चलने लगता है। उन लोगों से कहता है तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैं तो केवल ये चाहता था कि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं और तुम लोग ये देख सको, मैं तो अपनी खुशी यहाँ पे दिखाने आया था। ये सब देख के वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी रैन के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया होता है। रैन उस बंदे से कहता है तुम्हारे साथ शेयरिंग करना ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम मुझे 3 बोतल पानी का देते हो तो मैं तुम्हें ये मछली आधा दे सकता हूँ। और फिर उन दोनों की बात पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद उस मछली को लेके काफी सारे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रैन अपनी मछली को पका रहा होता है कि तभी वहाँ पे यांग वहाँ पे आते हुए रैन से कहती है तो तुम मछली खा रहे हो? रैन उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक पिस्टल होता है। रैन उसके वेपन का स्टैटिक्स देखता है, जहाँ पे उसका वेपन M9 होता है और उसका वेट 0.96 kg होता है। ये सब देखते हुए रैन उससे कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बस 2 बाइट दूंगा, बस 2 बाइट यही तुम खा सकते हो। और वो अपने मन में कहता है ये लोग तो मुझे चैन से खाने में नहीं देते, क्या बात है, ये लोग फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गए हैं। तो ये सुनते हुए यांग उससे कहती है बस 2 बाइट ये तो हमारे लिए काफी नहीं होगा। लियू आते हुए उससे कहती है 2 बाइट मैं तुम्हारा खाना मुफ्त में नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें ये चॉकलेट देती हूँ। तो ये सुनते हुए रैन चॉकलेट को खाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। दूसरी तरफ यांग उस मछली में नमक छिड़क रही होती है, तो उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है वाह क्या लड़की है, क्या यहाँ पे सारे लड़के इतने सुंदर है। और ये कहते हुए रैन उसको देख रहा होता है। तो ये देखते हुए यांग एक स्मॉल सा बड़ा सा बाइट लेती है और रैन को काफी बुरी तरह देख रही होती है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे कहता है मेरी मछली, तुम तो लड़की नहीं हो, तुम तो कोई राक्षस हो, तुमने मेरी मछली एक ही बाइट में पूरी खा ली। और फिर कुछ समय बाद सुबह हो जाती है, जहाँ पे वो लोग अपने टेंट को बैग में रख के वहाँ पे जाने लगते हैं। वहाँ पे जो आते हुए रैन से कहता है तो ठीक है, अपनी कार लो और सबसे आगे जाओ और हमें गाइड करो। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है तो ठीक है, लेकिन सभी को नदी से दूर रहने के लिए कहना, क्योंकि वहाँ पे खतरा है। वहाँ पे कुछ लोग अभी भी सो रहे होते हैं। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और रैन अपने उसी जगह में जाता है जहाँ पे वो अपना मछली पका रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे उस मछलियों की हड्डियां गायब होती है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैंने कल रात अपनी मछलियों की सारी हड्डियां यहाँ पर ही फेंकी थी, लेकिन वो अब यहाँ से जा चुके हैं, आखिर ये सब किसने किया? तभी वहाँ पे एक बड़ा सा हिरन आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। वो हिरन एक कार को बड़ी बुरी तरह हवा में उड़ा देता है। ये सब देखते हुए सभी लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं। तभी वो हिरन उन कार के सामने आ जाता है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये बड़ा सा लाल हिरन यहाँ पे क्यों है
और ये सब क्यों कर रहा है। और वहाँ पे सभी लोग नीचे उतर जाते हैं, जहाँ पे जो सभी लोगों से कहता है ज्यादा मत करो, इतना हो सके उतना ही शांत रहो, इसे नाराज मत करो। दूसरी तरफ रैन पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है और फिर वो सभी गन फायर करते हुए उस हिरन को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन यांग वहाँ पे शूटिंग नहीं कर रही होती है, तो ये देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है स्ट्रेंज, आखिर ये हमेशा से इतनी बेपरवाह क्यों दिखती है। तभी वहाँ पे एक आदमी घायल हो जाता है। तभी उनमें से एक आदमी रैन से कहता है रैन जल्दी आओ, वैसे क्या तुम उस विलेज के डॉक्टर थे ना, तो इसे जल्दी से इलाज करो। रैन वहाँ पे आता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो उतना ज्यादा गहरा सा चोट नहीं है, ये तो अभी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे दूसरे बंदे को अचानक से कुछ हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहाँ पे जो आ जाता है और उसकी नस को चेक करके देखता है कि वो बंदा मर चुका होता है। ये सब देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आदमी ये यहाँ पे कैसे मर गया। दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जानता ये आदमी कैसे मर गया, ये अचानक चिल्लाया और मेरे पीछे ही ये गिर के मर गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ये देखते हुए जो कहता है आखिर ये जंगल में कुछ है, लगता है हमें यहाँ पे खतरा है। दूसरा आदमी कहता है सर क्या हमें वापस जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए जो कहता है नहीं नहीं ये हमारे ऑर्डर का उल्टा होगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हम वापस जाने के बारे में सोच नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। तभी वहाँ पे लू आ जाती है और लोगों से कहती है बकवास करना बंद करो, हमें अभी यहाँ से बाहर निकलने में ध्यान देना होगा। और लू रैन से कहती है रैन जल्दी से जाओ और उस बंदे की बॉडी को ट्रक के पीछे लाओ। रैन उस बंदे के गले में देखता है जहाँ पे उस बंदे के गले में एक डंक लगा हुआ था। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है एक जहरीला डंक, आखिर ये किसने किया होगा, ये बंदा इस डंक की वजह से तुरंत ही मर गया। तभी पीछे से लुओ से आवाज देती है और उससे कहती है हे रैन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी मैंने जो कहा वो करो। तो ये सुनते हुए रैन कहता है ठीक है मैं भी करता हूँ। और अपने मन में कहता है ये जंगल और भी खतरनाक होते जा रहा है। और फिर रैन उस गाड़ी में बैठते हुए बहुत सारे बिस्किट खा रहा होता है और उस मरे हुए बंदे से कह रहा होता है तो क्या तुम मर चुके हो, वैसे मरने के बाद क्या तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है। इसकी सब बातें सुनते हुए वहाँ के सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और आपस में कहते हैं आखिर ये बंदा की क्या तकलीफ है, ये इतना बकवास क्यों कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है ये बंदा ये तो सच में पागल है। उनमें से एक बंदा कहता है अभी तो सर्दी चल रही है, लेकिन अचानक हम लोग जैसे ही नॉर्थ की ओर जाते जा रहे हैं वैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये सब देखते हुए रैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है हम लोग तो बहुत ही दूर आ चुके हैं, अब ये जगह गर्म होते जा रहा है। और वो सभी लोग ज्वालामुखी के करीब जा रहे होते हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।